ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी चैप्टर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जामिनेशन के बेसिस पे मतलब सभी एग्जामिनेशन में ये ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर ग्रुप थ्योरी में हम लोग क्या किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का। केमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हम ग्रुप थ्योरी में क्या चीज स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर मॉलिक्यूल, जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एनालाइज किया जा सके, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया जा सके। ठीक है, सिमेट्री प्रोवाइड्स द क्विक सिंपल फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सिमेट्री एलिमेंट से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का एकदम जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं कोई भी सा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, देखिए बिफोर गोइंग इनटू द ग्रुप थ्योरी हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स का, या फिर केमिस्ट्री में सिमेट्री एलिमेंट्स का क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे कि वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक दो एप्लीकेशन लिखा हुआ है हेल्पफुल टू प्रिडिक्ट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे केमिस्ट्री में हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर ग्रुप थ्योरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी के लिए। ठीक है, वैसे ही इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन द बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरीके से हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो ग्रुप थ्योरी से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट, हालांकि ये सिर्फ दो एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ग्रुप थ्योरी के। ठीक है, जिसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट डेफिनेशन से कि सिमेट्री होता क्या है। Symmetry is defined as the balanced and proportionate similarity which is found in two half of an object, that is one half is the mirror image of the other half। बेसिकली इसका अगर ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये प्लेन का डेफिनेशन है, जिसमें सिमेट्री को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सिमेट्री मतलब एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, सो दैट कि एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ के सिमिलर लगे, इसी को बोला जाता है सिमेट्री। ठीक है, और सिमेट्री के भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। नेचर में भी सिमेट्री देखने को मिलता है, जैसे कि बटरफ्लाइज में, स्टारफिश में, पत्तों में। तो नेचर में भी हम लोगों को बहुत सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। नेचर में सिमेट्री से ही बहुत सभी ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो नेचर में भी हम लोगों को सिमेट्री देखने को मिलती है। ये हालांकि प्रेजेंटेशन है, तो इन सबका कोई ऐसा खासा काम नहीं है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में टोटल आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को ग्रुप थ्योरी में जब हम लोग पॉइंट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उन सभी को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोला जाता है उसे समझ में आना चाहिए, और आइडेंटिटी किसे बोला जाता है वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये N क्या है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है हम लोगों को वो रोटेशन का होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में देखना है हमें, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, रोटेशन परफॉर्म करते हैं। उस पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट का, हर एक सिमेट्री एलिमेंट का एक ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है उससे। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटेड होगा, रोटेशन का ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है। वैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट से, जिसको इस तरीके से सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, या फिर जो ऑपरेशन इस प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट से एसोसिएटेड है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन है।
ठीक है, अभी फिलहाल इसको देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। अगर आप ग्रुप थ्योरी पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर अभी डायरेक्टली इसको देख करके समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग एक्चुअल में अप्लाई करके देखेंगे तब समझ में आएगा उससे। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ सिमेट्री या इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो इन्वर्जन का ऑपरेशन होता है। वैसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो ऑपरेशन होता है रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों का ही ऑपरेशन होता है। और लास्ट में एक आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होता है, जिसमें हम लोगों को मॉलिक्यूल के साथ किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, या तो यूं बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेशन करने से आइडेंटिटी ऑपरेशन मिल जाता है हम लोगों को, तो वही चीज है इसमें। ठीक है, चलिए तो क्या समझ में आया इस स्लाइड से, क्या समझ में आया? टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आइडेंटिटी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोगों को रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब लगाएंगे तो हम लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इन्वर्जन। हाँ हाँ सर, वो स्टार्ट वो मॉलिक्यूल्स आएगा फिर स्टार्ट कर दूंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोगों को इन्वर्जन देखने को मिलेगा, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों परफॉर्म करेंगे। और लास्ट में आइडेंटिटी है, इसमें हम लोगों को मॉलिक्यूल के साथ कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, आते हैं अब ये ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम 3 डायमेंशनल एक्सिस में मतलब 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो 3 एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पूरा ग्रुप थ्योरी में एक एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा एक्सिस में किसके बारे में कौन सा वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा एक्सिस के बारे में बात करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो मेन चीज स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। मेन चीज में सिर्फ आपको इतना ही जानना था कि टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स अभी इतने होते हैं। एक एक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। उन सभी को क्लियर करने से पहले हम लोग एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा एक्सिस हम लोग मानते हुए चलेंगे थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी चैप्टर। ठीक, ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो हम लोगों को पता है। ठीक, 2 एक्सिस आर इन 1 प्लेन। अब हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि 2 एक्सिस जो रहते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। 2 एक्सिस जो होता है वो एक प्लेन में होता है। ठीक है, एक प्लेन में कैसे? जैसे कि देखिए ये बोर्ड है, ये जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है कहाँ गया, ये जो बोर्ड है इसमें एक एक्सिस, एक ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक, और एक ऊपर वाला डायरेक्शन होगा। ये दोनों ही डायरेक्शंस एक प्लेन में आ जाएंगे ना, ये वाले प्लेन में आ जाएंगे, और एक और एक्सिस होगा जो कि इस बोर्ड को इंसर्ट करते हुए मतलब बाइसेक्ट करते हुए मतलब इंसर्ट करते हुए निकलेगा, ऐसा करते हैं। मतलब ये क्या है, लकड़ी की तरह कंसिडर कर दीजिए इसको। एक लकड़ी को ऐसे रख सकता हूं, एक लकड़ी को मैं ऐसे रख सकता हूं, तो ये दोनों ही लकड़ी क्या हो जाएंगे, इस बोर्ड के सरफेस पे टच होंगे, तो ये दोनों ही एक्सिस क्या है, एक प्लेन में आते हैं। ठीक, और जो तीसरा एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता है उस पर्टिकुलर प्लेन के। ठीक, तो उसी चीज को बताया गया, 2 एक्सिस आर इन 1 प्लेन, लेट अस विजुअलाइज दिस 2 एक्सिस टू बी एक्सिस जेड एंड एक्सिस एक्स। ठीक है, अब देखिए कहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जेड एक्सिस रहेगा हमारा, ठीक, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस रहेगा, और इससे जो इसी के साथ जो प्लेन में है उसको हम लोग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड में उसको एक्स एक्सिस कंसिडर करूंगा, और जो ऐसे वाला जो एक्सिस जाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन रहेगा, मतलब आगे पीछे वाला जो डायरेक्शन रहेगा, उसको मैं वाई एक्सिस कंसिडर करके चलूंगा थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी चैप्टर। क्लियर है यहां तक सबको? सबको बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ ठीक, तो यहाँ पे एक्सिस हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। कौन कौन सा एक्सिस, फिर से देख लीजिए, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस है, ऊपर नीचे वाला कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, लेफ्ट राइट वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और आगे पीछे वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग यही एक्सिस कंसिडर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा एक और बात है, ये सभी एक्सिस का क्या होता है, नेगेटिव एंड भी होता है। जैसे कि z में हम लोग ऊपर की तरफ एक्सिस को z एक्सिस बोल रहे हैं और नीचे की तरफ भी आएगा, एक ओरिजिन पॉइंट रहता है ना जी, ये एक ओरिजिन पॉइंट है, तो z ऊपर की तरफ हम लोग गए तो ये z एक्सिस हो गया। अब अगर इसी z एक्सिस के नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको मैं बोलूंगा माइनस z। ठीक है, हर एक एक्सिस का अपना एक नेगेटिव एंड भी होता है। ठीक, तो ये z एक्सिस, अगर ये प्लस z एक्सिस है जिसको प्लस रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये z एक्सिस है, तो नीचे वाला होगा वो माइनस z होगा। ठीक, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सिस जा रहा है वो x एक्सिस है, या फिर इस तरफ जो जा रहा है जो राइट हैंड साइड में जा रहा है वो x एक्सिस है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो जाएगा वो क्या होगा, माइनस x एक्सिस होगा। वैसे ही आगे की तरफ जो एक्सिस आ रहा है वो y एक्सिस है, तो पीछे की तरफ जो जा रहा होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, माइनस y एक्सिस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, अब ये एक्सिस डिफाइन कर लिए, एक्सिस ये एक्सिस होगा हमारा, ये डिफाइन कर लिया। हम लोग अब इसी एक्सिस के बेसिस पे ये सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू इट हम पहले एक और चीज समझ लेते हैं, वो क्या है, एक होता है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल और एक होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स को समझना। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले उसी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसी पे आएंगे। ये देखिए, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके का, हालांकि यहाँ पे रेड है, ये मैं यहाँ पे ब्लैक वाला लिया हूं। ठीक, चलिए ये रेड वाली ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास एक ऑक्सीजन है, क्लियरली दिख रहा है सबको, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना। इस वाटर मॉलिक्यूल के पास एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन्स हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं कितना 180 डिग्री का रोटेशन करता हूं, 180 डिग्री का रोटेशन करूंगा, तो ये वाला एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम कहां पे चले जाएगा, इसके प्लेस में आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके प्लेस में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे किया, मैं यहां पे से एक एक्सिस पास किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हम लोग आएंगे फिलहाल बाद में। यहाँ पे एक्सिस, एक एक्सिस पास किया, और इस एक्सिस के बेसिस पे अब देखिए मैं एक लकड़ी को ना ऊपर से नीचे ऐसे करके डाल दिया हूं। ठीक है, तो इस लकड़ी से ऐसे करके घुमाऊंगा तो 180 डिग्री रोटेशन कर रहा हूं बोलूंगा। ठीक है, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे से ऐसे करके रोटेशन होगा, तो 180 डिग्री के रोटेशन में क्या हो रहा है, ये वाला एटम इस वाले प्लेस में चले जा रहा है और ये वाला एटम इस वाले प्लेस में आ जा रहा है। ठीक है, देखिए 180 डिग्री का रोटेशन दिख रहा है सबको। ठीक है, यस फिर से देखिए 180 डिग्री का रोटेशन, समझ में आया। हुआ क्या है, ये वाला जो एटम था वो यहां पे आया और ये वाला जो एटम था वो यहां पे आया। इसमें कॉमन बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइड्रोजन ने ही हाइड्रोजन का प्लेस को रिप्लेस किया है, मतलब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के प्लेस को ही रिप्लेस किया है। हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन के प्लेस में ही गया है, हालांकि ये वाला डिफरेंट हाइड्रोजन है, ये वाला डिफरेंट हाइड्रोजन है। मैं आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हालांकि अगर ट्विन ब्रदर्स होंगे तो दोनों की फिजिकल बॉडी तो अलग अलग होगी ना, हालांकि उनका फिजिकल जो आउटर कैरेक्टर है, जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर जेनेटिकल अपीयरेंस है, वो सारा चीजें अलग अलग हो, मतलब सेम रहेगा, बट उन लोगों का फिजिकल बॉडी तो अलग अलग है ना। तो वैसे ही सेम चीज, ये दोनों एटम्स भी तो अलग अलग है, हालांकि दोनों ही हाइड्रोजन है बट दोनों एटम तो खुद में अलग अलग एटम है ना। तो ये वाला एटम ये वाले एटम को रिप्लेस किया और ये वाला एटम ये वाले एटम को रिप्लेस किया। ठीक, इसका मतलब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को ही रिप्लेस किया है, ऐसे करके 180 डिग्री रोटेशन में। तो 180 डिग्री के बाद रोटेशन करने पे हम लोगों को जो मॉलिक्यूल मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन अटैच्ड थे, एक हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए 1 मार्क कर दिया, इसको 2 मार्क कर दिया।
तो जब 180 डिग्री रोटेशन होगा तो ये 2 वाला 1 के पास चला जाएगा, 1 वाला 2 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। बट अगर इसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेशन ना करके 360 डिग्री रोटेशन कर दिया जाए तो देखिए कैसे हो जाएगा, पहले 180 ऐसे, फिर 180 एक बार और ऐसे, तो 2 बार 180 मतलब 360 डिग्री, है ना, 2 बार 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रोटेशन करने पे जैसा मॉलिक्यूल पहले था स्टार्टिंग कंडीशन में वैसा ही वापस हो गया। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे, मतलब ऐसा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाएगा मॉलिक्यूल का, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है टू दिस मॉलिक्यूल। उस सर वाले केस में क्या हो जाएगा, गिवन। हाँ हर एक मॉलिक्यूल जो हाँ है बोलिए। 360 पर अपना आइडेंटिटी गेन कर लेता है। एग्जैक्टली बहुत सही बोले आप, हर एक मॉलिक्यूल 360 डिग्री रोटेशन करने पे आइडेंटिटी गेन कर लेता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही गेन कर लेता है। ठीक है, उस पे हम लोग आएंगे बाद में। तो काफी अच्छा चीज आपने पॉइंट आउट किया कि हर एक मॉलिक्यूल 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद वो क्या कर लेगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही बना देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं डिफरेंस इन बिटवीन दी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एंड दी इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने वाले हैं। तो जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा तो उस केस में हम लोगों को आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को नहीं लाना पड़ता, हम लोगों को इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल को लाना पड़ता है आफ्टर दी रोटेशन। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया सबको, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल क्या है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल क्या है। इस मॉलिक्यूल को एज ए रेफरेंस लिया गया है, 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद आइडेंटिकल बन गया, और ये 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आया क्या सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन सिमेट्री एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली देखा जाए तो आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, बाकी इसको समझने का और आसान तरीका है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एन इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच अ रोटेशन बाय 360 डिग्री divided by n result into a molecule indistinguishable from the original। ठीक है, दूसरा क्या है, it is also called as n-fold rotational axis, n-fold rotational axis and abbreviated cn, here n is called as the order of axis। तो देखिए ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास करिए सो दैट कि उस एक्सिस से मॉलिक्यूल को 360 डिवाइडेड बाय n डिग्री से अगर रोटेट किया जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो, मॉलिक्यूल अपना इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, ये एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है किसी भी मॉलिक्यूल में जिस एक्सिस के अलोंग उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले। समझ में आया, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले। अब वो एंगल कितना होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए 360 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई n। तो यहां पे जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, ये एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस था जिसके अलोंग हमने वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट किया और वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लिया। और ये कितना डिग्री का रोटेशन किया है, 180 डिग्री का रोटेशन किया है। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, और ये n जो होता है, और ये जो n होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ठीक है, और इस रोटेशनल एक्सिस को जो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी एक्सिस पास करवाया, इस रोटेशनल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, n-fold रोटेशनल एक्सिस। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया है, 2, तो हम लोग बोलेंगे इसको 2-fold रोटेशनल एक्सिस, 2-fold रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, 2-fold रोटेशनल एक्सिस। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी कोई एक्सिस पास कराया जाएगा मॉलिक्यूल में, ये वाला जैसे एक्सिस पास कराया हम लोग यहीं से क्यों कराएं, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल को पास कर रहा है।
हम ऐसे करके मॉलिक्यूल में ये एक्सेस पास नहीं करवा सकते, ना ही ऐसे करके मॉलिक्यूल में एक्सेस पास करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके मॉलिक्यूल में पास करवाएंगे तो क्या हुआ, ये वाला एक्सिस के करीब में यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। ऐसे ये देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये वाला एक्सिस ही क्यों लिया गया। ठीक है, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल था मेरे पास, ये वाटर मॉलिक्यूल था मेरे पास, ऐसे करके ऐसे मैंने ये वाला एक्सिस ही क्यों लिया, ये वाला एक्सिस ही क्यों लिया, ये वाला एक्सिस इसलिए, और ये वाला एक्सिस क्यों नहीं ले लिया। एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूं, एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता हूं, ये ऐसे करके ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बना लेता हूं। मैंने ये वाला एक्सिस क्यों नहीं ले लिया, ऐसे करके क्यों मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा एक्सिस जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पास हो रहा है, वो वाला एक्सिस क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा एक्सिस लेना पड़ता है जो कि मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकली पास करे। सिमेट्रिकली पास करे बोलने का मतलब ये हुआ कि वाले एक्सिस को देखिए, इस वाले एक्सिस में, इस पर्टिकुलर एक्सिस में, ये वाले एक्सिस में क्या हो रहा है, इस एक्सिस में ऑक्सीजन से बस ये पास हो रहा है, ऑक्सीजन के मतलब इस एक्सिस के इस साइड में भी कुछ नहीं है, इस साइड में भी कुछ नहीं है, ऑक्सीजन से ये वाला एक्सिस पास होता 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 गया, यहाँ पे आने के बाद इस तरफ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, इस तरफ भी हाइड्रोजन मिल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे। वहीं पे अगर आप इस वाले एक्सिस को देखेंगे, इस वाले एक्सिस को अगर देखेंगे तो फिर क्या होगा, इस एक्सिस में धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जा रहा है, बट इधर में कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला एक्सिस क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये वाला एक्सिस ले ही नहीं सकते हम लोग इस मॉलिक्यूल में। तो ये एक्सिस का जो एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हम लोग ले रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का रिक्वायरमेंट है कि वो जो एक्सिस है वो मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकली पास होना चाहिए, कोई भी सा एक्सिस नहीं लिया जा सकता। क्लियर है सर यहां तक? हम लोग ये भी हाँ ट्राई बोलिए। करेंगे कि ज्यादा मॉलिक्यूल इक्विवेलेंटली जो है रोटेट कर सके। एग्जैक्टली वही चीज पे आ रहा था मैं। जैसे देखिए, ये वाले एक्सिस को हम लोग नहीं ले सकते, तो क्योंकि अगर ये वाला एक्सिस लेते तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रोटेट करता, और किसी भी एंगल ऑफ रोटेशन पे आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, है ना। वैसे ही एक वाई एक्सिस से अगर मैं एक्सिस पास करवाऊं, वाई एक्सिस बोल रहा हूं ना, आगे पीछे वाला वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से अगर मैं वो एक्सिस पास करवाऊं ऐसा करके, तो इक्विवेलेंट तो होगा, मतलब वो एक्सिस वो सिमेट्रिकल तो होगा, बट उस केस में इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन करूंगा तो मुझे किसी भी एंगल पे मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलने वाला। वो 360 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन करने के बाद आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। तो इसलिए ये वाला एक्सिस भी नहीं ले सकता, मतलब ये वाला एक्सिस वाई वाला एक्सिस को भी नहीं ले सकता, ना ही एक्स वाले एक्सिस को ले सकता हूं। मैं ले सकता हूं तो सिर्फ जेड वाले एक्सिस को ले सकता हूं। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकली पास करता है। समझ में आ गया क्या यहां तक? क्लियर है सभी को? हम लोग ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्सिस कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ एक्सिस कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं सर लेकिन इन्फिनिटी हो सकता है। अच्छा, इन्फिनिटी Yes, sir, इंफिनिटी हो जाएगा, वो सी ऑर्डर ऑफ एक्सिस इन्फिनिटी कभी इंफिनिटी जीरो हो नहीं जाएगा। होगा। हाँ, एन का जो वैल्यू है वहां पे इंफिनिटी हो जाएगा, जहां पे सी इन्फिनिटी वी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सर जो आप रोटेशन करवा रहे हैं हम्म, उसको एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग ही देखेंगे ना। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग देखेंगे, और वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से है। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हम लोगों को जैसे जैसे मॉलिक्यूल आते जाएगा ना, वैसे वैसे आपको वेरिएशंस पता चल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस ही देखेंगे, बाकी फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो। ठीक, क्लियर है? हम लोग आएंगे, जैसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आएगा, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में तो एक्स वाई जेड ही देखना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही के शेप्ड मॉलिक्यूल आता है, सीसॉ शेप का मॉलिक्यूल आता है, टी शेप्ड मॉलिक्यूल आता है। तो वैसे टाइप के मॉलिक्यूल में उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा एक्सिस पास कराएंगे।
मेजरली हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को ही लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, क्योंकि कुछ एक्सिस ऐसे भी आते हैं जो कि बीच से पास होते हैं, एक्स और वाई के बीच से जो एक्सिस जाता है उससे पास होता है, वाई और जेड के बीच से जो एक्सिस जाता है उससे पास होता है, ठीक है। जैसे एलिन मॉलिक्यूल में वैसे ही आएगा कंडीशन, तो इसलिए क्लियर, यस सर। समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। A molecule can have more than one axis of symmetry. The axis with the higher value of n is called principal axis, and the one with the lower value is called subsidiary axis. Subsidiary axis is always perpendicular to the principal axis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है यहां पे, क्या बोला गया है, A molecule can have more than one axis of symmetry. ठीक, A molecule can have more than one axis of symmetry. तो इसका एग्जांपल लेते हुए चलते हैं अच्छा सा। जैसे देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये BF3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक। ये वाला, इसको सिर्फ पकड़ने के लिए बस बनाया हूं, कुछ नहीं है, ऐसे करके, ठीक। ओवरऑल ये BF3 का मॉलिक्यूल है, देख लीजिए ऐसे करके दिखता है BF3 का मॉलिक्यूल। तो प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायगोनल प्लेनर शेप का होता है। तो अ मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसके अलावा इसको जाने से पहले n का जो वैल्यू रहता है वो डिपेंड करता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा पे, ठीक है। इतना ज्यादा मैथमेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिएगा जिस भी एक्सिस से आप रोटेशन कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एटम रोटेट करते हैं वही n का वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में हम लोगों ने देखा, वाटर मॉलिक्यूल में हम लोगों ने क्या देखा, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ऑक्सीजन तो अपनी जगह पे फिक्स था, सिर्फ 2 एटम रोटेट कर रहे थे, तो ये C2 एक्सिस कहलाया। ये वाला जो एक्सिस था उसको C2 एक्सिस बोला, ठीक है। वैसे ही इस वाले एटम में, इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला पर्टिकुलर एक्सिस है, ये वाला पर्टिकुलर एक्सिस हो जाएगा सिमेट्रिकल एक्सिस, एक मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली क्रॉस कर रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग ये क्या हो रहा है, रोटेशन। और ये कितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं, 3 एटम्स रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, C3 एक्सिस कहलाएगा। मैथमेटिकली भी जा सकते हैं आप इसमें क्या हो जाएगा, n का वैल्यू विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 120। देखिए कैसे 120, पर्टिकुलर ये वाला पोजीशन है, पहला पोजीशन, जैसे ही मैं इसको 120 डिग्री का रोटेशन करता हूं तो ये वाला एटम और ये वाला एटम सभी एक दूसरे के पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। हमेशा रिप्लेसमेंट सेम एटम्स के बीच में ही होना चाहिए, डिफरेंट एटम्स के बीच में रिप्लेसमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो ये क्या है, ये फ्लोरीन एटम है, ये भी, हाँ बताइए। एटम की जगह आना चाहिए, क्या चीज, एटम की जगह सेम एटम आना चाहिए रोटेशन के बाद। हाँ, सेम एटम आना चाहिए, एग्जैक्टली। ये जैसे फ्लोरीन है तो यहाँ पे रोटेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर एक्सिस से एक सर्टेन डिग्री रोटेशन करने के बाद सेम एटम ही आना चाहिए। जैसे कि लास्ट वाले केस में, वाटर मॉलिक्यूल के केस में, हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन आ रहा था, वैसे यहाँ पे फ्लोरीन की जगह में फ्लोरीन आता है। देखिए, ये देखिए फ्लोरीन आया ना, फिर से फ्लोरीन आया ना, फिर से फ्लोरीन आया, 3 बार अगर रोटेट कर दूंगा तो ये सभी अपने अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 2 बार ही पॉसिबल है C2 एक्सिस को रोटेट करना, मतलब C2 एक्सिस इसमें एग्जिस्ट करना 2 बार ही पॉसिबल है, ठीक है। एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तीसरी बार रोटेट करूंगा ना तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि तीसरी बार रोटेट करूंगा तो 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, और 360 डिग्री रोटेशन को ही आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाना बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। हालांकि वो लास्ट वाला केस था जिसके बारे में अभी बता दिया। ये देखिए, जैसे 180 डिग्री रोटेशन किया, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आया, फिर से 180 डिग्री रोटेशन किया, फिर से इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आया, फिर से 180 डिग्री रोटेशन करूंगा तो ये 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, जिसको आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाना बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 बार इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आया इस मॉलिक्यूल में, और तीसरे टाइम में ना आइडेंटिटी हो गया, मतलब आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाना बोलते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सर एक बार फिर से समझाइए। तो मैंने क्या क्या बताया अभी, सर देखिए ये वाला, देखिए ये BF3 का मॉलिक्यूल, हाँ,
BF3 का मॉलिक्यूल है, BF3 के मॉलिक्यूल में ये वाला फ्लोरीन एटम को, इसकी पोजीशन को देखते रहिएगा, ठीक। 180 डिग्री 120 डिग्री का रोटेशन यहां पे आया है, 120 डिग्री का रोटेशन यहां पे आया है, फिर 120 डिग्री का रोटेशन सामने आ गया वापस से, 3 बार हुआ, 3 बार रोटेट किए इसको, 120 120 120 कितना हुआ, 360 हुआ, है ना, 360 हो गया ना। तो 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे केस में जब मॉलिक्यूल को 360 डिग्री का रोटेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ऐसे टाइप में हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगा रहे हैं मॉलिक्यूल में। तो आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाओगे तो फिर मॉलिक्यूल ना आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है वापस। जब 2 बार हम लोगों ने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, जब 2 बार मॉलिक्यूल को हम लोगों ने रोटेट किया, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो ये दोनों ही केस में इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रिगेन किया था मॉलिक्यूल। लास्ट वाले टाइम में आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर लिया था, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ गया था। तो वो जो 2 बार का रोटेशन होता है उसको हम लोग काउंट करेंगे एज अ C3 एक्सिस, ठीक है। इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम। हाँ, ये जो आप रोटेशन दे रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना? हाँ एग्जैक्टली, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, देखिए ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये देखिए, है ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। हाँ, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ऐसे करके, ठीक। क्लियर है यहां तक? बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? हाँ बताइए, क्या दोनों पॉइंट? दोनों पॉइंट ये कि मैथमेटिकली भी आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं और डायरेक्टली मॉलिक्यूल के अलोंग, मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग कितने नंबर ऑफ एटम्स रोटेट कर रहे हैं उसको भी देख करके आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो दोनों बातों में से दूसरा वाला बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा वाला बात को अब हम लोग अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, मॉलिक्यूल में एक एक्सिस है, मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है। बट उसमें से अब एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो उसमें से वो वाला एक्सिस जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्सिडियरी एक्सिस। समझ में आया क्या बोला मैं? एक बार फिर से सुनिए, एक मॉलिक्यूल में जैसे कि देखिए ये वाला मॉलिक्यूल है BF3 का मॉलिक्यूल, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपने C3 एक्सिस देख लिया, ऐसा करके लगता है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक और एक्सिस लगता है, देखिए कहां गया, हाँ एक और एक्सिस लगता है C2 एक्सिस। देखिए अगर इस मॉलिक्यूल में मैं इस एक्सिस के, ये वाले एक्सिस को लूं, ये वाले एक्सिस को लूं ऐसा करके, तो इस वाले एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन करवाऊं तो मॉलिक्यूल को देखिए, ये एक ऐसा एक्सिस है जो ये फ्लोरीन एटम और बोरॉन के एटम को पास करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन करवाता हूं तब भी मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए देखिए, मिलेगा सर। मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। तो अब आप बताइए ये वाले एक्सिस में कितने नंबर ऑफ एटम्स रोटेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग? 3। 3। ये वाले एक्सिस के अलोंग, ये वाले एक्सिस के अलोंग कितने नंबर ऑफ एटम्स इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं बताइए? 2। 2, ठीक है। कैसे बोल रहा हूं, ये तो एक्सिस ही है, ये दोनों तो एक्सिस में ही आ रहे हैं, ऐसे करके पूरा एक्सिस जाएगा ऐसा। कौन से 2 एटम्स रोटेट कर रहे हैं? ये वाला एटम और ये वाला एटम, ठीक है, ये वाला एटम और ये वाला एटम। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस का नाम क्या होगा? ये वाले पर्टिकुलर एक्सिस का नाम क्या होगा? इस पर्टिकुलर एक्सिस को हम लोग क्या नाम देंगे? C2 एक्सिस नाम देंगे। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया C3 और इसको हम लोगों ने नाम दिया C2, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल में हमने एक एक्सिस को नाम दिया C3, मतलब ये वाला Y एक्सिस जो होगा जिसके अलोंग रोटेशन हो रहा है उसको हम लोग नाम दिया C3, और दूसरा एक और एक्सिस है ये वाला एक्सिस जिसको हम लोगों ने नाम दिया C2, ठीक है।
अब इन दोनों एक्सिस में से जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 2 है, तो ये वाला जो एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी एक्सिस। ठीक है, सब्सिडरी एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल Sir, एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस। हाँ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और C2 एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या हर केस में ऐसा होगा? हाँ, हर केस में ऐसा ही होगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस है और सब्सिडरी एक्सिस है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ सब्सिडरी एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझ में आया? तो ये सब्सिडरी एक्सिस हो गया, ये वाला सब्सिडरी एक्सिस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बेसिस पे ग्रुप पॉइंट ग्रुप में नाम देना पड़ता है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओनली इफ इट्स ए गिव इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आफ्टर रोटेशन। ठीक है, इस बारे में मैंने बात कर लिया। मॉलिक्यूल के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री तभी होगा बोलेंगे जब ये मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर एक्सिस से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे आफ्टर द रोटेशन। एक्सिस शुड मस्ट पास सिमेट्रिकली थ्रू द मॉलिक्यूल, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मॉलिक्यूल में एक्सिस पास कर रहे हैं हम लोग, वो सिमेट्रिकली पास करना चाहिए, कहीं से भी पास नहीं कर सकते हम लोग एक्सिस में। ठीक है, या तो बॉन्ड से पास नहीं कर सकते या मतलब कहीं और से पास नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल में वो जो एक्सिस है वो सिमेट्रिकली पास होना चाहिए। क्लियर हो गया स्लाइड का हर एक पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस होता है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल में ये वाला एक्सिस हम लोगों ने देखा अभी इस वाले एक्सिस के अलोंग वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट कराया जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेशन किए तो फिर H2 ने H1 का प्लेस ले लिया और H1 ने H2 का प्लेस ले लिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, तो n का जो वैल्यू आएगा, जिसको ऑर्डर ऑफ एक्सिस कहा जाता है, वो n का जो वैल्यू होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 180 करने से 2 आ जाएगा। तो ये वाला एक्सिस क्या कहलाएगा? C2 एक्सिस कहलाएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे आप डायरेक्टली अब समझ गए हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सिस को देख लीजिए जो कि सिमेट्रिकली पास करे मॉलिक्यूल में, और उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जितने भी एटम्स रोटेट करते हैं वही उसका n का वैल्यू होता है, वही उसका ऑर्डर ऑफ एक्सिस कहलाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सिस का ऑर्डर ऑफ एक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल, जैसे BF3 मॉलिक्यूल का अभी हम लोगों ने देखा इसको। हाँ बोलिए। सर वो परपेंडिकुलर और सब्सिडरी को मॉडल में पकड़ के एक बार अच्छा, ठीक। देखिए ये देखिए ये वाला C3 एक्सिस है, ये C3 एक्सिस है और ये वाला C2 एक्सिस है ना, ये वाला C2 एक्सिस है। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना जी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर सर हमेशा 90 ये परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर बोलने का मतलब ही 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का ही एंगल बना। ठीक है, वही मतलब परपेंडिकुलर उसी को बोलते हैं। ये जब 90 डिग्री का दो जो एक्सिस है ना, जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो फिर उसको परपेंडिकुलर बनाएंगे एक दूसरे। ठीक जी सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये BF3 का मॉलिक्यूल है। अब इस BF3 के मॉलिक्यूल में अभी हम लोगों ने देख लिया, ये वाला जो एक्सिस था वो C3 एक्सिस था। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस था वो C3 एक्सिस था और ये वाला जो एक्सिस था वो C2 एक्सिस था। ठीक है, अब इसमें एक और ध्यान देने वाला बात ये है कि ये C3 एक्सिस है और इसके अलोंग सिर्फ एक C2 एक्सिस नहीं है, इसके अलोंग 3 C2 एक्सिस है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस है। ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल में आपको एक C3 एक्सिस मिला, इस C3 एक्सिस के अलावा आपको एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मिल गया। ठीक है, परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मिल गया। तो एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस नहीं होगा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 3 परपेंडिकुलर C2 एक्सिस होंगे। ठीक है, जनरलाइज्ड में इसको कैसे बोलेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक प्रिंसिपल CN एक्सिस है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ C2 एक्सिस होंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा CN एक्सिस से। क्लियर हुआ ये वाला बात? फिर से
देखिए इसमें क्या हुआ, BF3 मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस था और हम लोगों ने BF3 मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस था और हमने एक C2 एक्सिस को भी ढूंढ लिया। अगर एक C2 एक्सिस हम लोगों ने ढूंढ लिया तो इसका मतलब ये है, अगर एक भी C2 एक्सिस हम लोगों ने ढूंढ लिया इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल में अगर एक भी C2 एक्सिस देख लिया, ढूंढ लिया, तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक C2 एक्सिस नहीं होगा, वो 3 नंबर ऑफ C2 एक्सिस होगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर, प्रिंसिपल एक्सिस में ऑर्डर ऑफ एक्सिस का वैल्यू क्या है, 3 है। तो वही चीज को जनरलाइज्ड वे में क्या बोला जाता है, अगर किसी मॉलिक्यूल का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो Cn है और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपने एक C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट Cn एक्सिस ढूंढ लिया, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक प्रिंसिपल एक्सिस है Cn और इस Cn एक्सिस के अलावा आपने एक परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर C2 एक्सिस देख लिया, तो उसका मतलब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ C2 एक्सिस होंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया ये वाला बात? जैसे कि देखिए ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल में हमने एक C3 एक्सिस चुन लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक C2 एक्सिस ढूंढ लिया। हमने सिर्फ एक ढूंढा ना, एक ढूंढा, तो एक ढूंढने से भी हम लोग इतना क्लैरिफाई हो जाएंगे कि अगर इसके पास C3 एक्सिस है एज अ परपेंडिकुलर, एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर एक भी C2 एक्सिस मिलता है तो इसका मतलब यह है कि इसके पास 3 C2 एक्सिस होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे इस पर्टिकुलर C3 एक्सिस। देखिए अब वो C2 एक्सिस कहां पे, एक तो एक्सिस यहां पे से जाएगा ऐसे करके, ठीक है, वैसे ही एक एक्सिस यहां पे से भी तो जाएगा, ये वाले एटम से, इन दोनों एटम्स को क्रॉस करके ऐसे करके, और वैसे ही ये वाले एटम से भी तो क्रॉस करते हुए जाएगा ऐसे करके। तो ओवरऑल दिखे ना 3 C2 एक्सिस। देखिए फिर से हमने कहां पे ढूंढा था, ये वाला C2 एक्सिस ढूंढा था, तो इस C2 एक्सिस के अलोंग कैसे रोटेशन हो रहा था, ऐसे करके रोटेशन हो रहा है। वैसे ही जिस तरीके से ये वाले एक्सिस के मतलब इस वाले एटम को पास करके ये वाला एक्सिस जा रहा है, वैसे ही ये वाले एटम को भी तो पास करके ये वाला एक्सिस जा सकता है ना, C2 एक्सिस ऐसे करके ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक। या फिर अगर मैं मॉलिक्यूल का पोजीशन को स्टैक रख दूं, मतलब ऐसे ही रख दूं, तो ये एक C2 एक्सिस यहाँ पे से, एक C2 एक्सिस यहाँ पे से ऐसे, ठीक है, और एक C2 एक्सिस, एक C2 एक्सिस यहाँ पे से ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ में आया ये वाला बात? यस सर। क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में Cn एक्सिस मिल गया, Cn एक्सिस मतलब एज अ प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया, जैसे कि यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल में हम लोगों को C3 एक्सिस एज अ प्रिंसिपल एक्सिस मिला है, और इस BF3 मॉलिक्यूल में अगर हम लोगों ने एक भी C2 एक्सिस खोज लिया जो कि परपेंडिकुलर होगा C3 एक्सिस के, तो हम लोग ऑटोमेटिक, हम लोगों को ये समझ जाना है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर C3 एक्सिस नहीं है, उसमें 3 जो C2 एक्सिस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं इस C3 एक्सिस के। ये रूल होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला बात? यही चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे C3 है। सर अगर C4 एक्सिस है और उसमें C2 दिख गया तो 4 नंबर ऑफ C2 होंगे। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही चीज है। देखिए मैं दिखाता हूं उसको भी। देखिए इसमें XeF4 मॉलिक्यूल है, अगर ये XeF4 मॉलिक्यूल है, ये देखिए XeF4 मॉलिक्यूल है, इसमें आपको C4 एक्सिस मिल रहा है क्या, यहां पे से ऐसे 4 एटम्स रोटेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 XeF4 मॉलिक्यूल मिल रहा है ना, देखिए क्लियर दिख रहा है ना ये? जी सर। XeF4 मॉलिक्यूल देखिए 4 एटम्स रोटेट कर रहे हैं। तो अब देखिए XeF4 मॉलिक्यूल में 4 C2 एक्सिस दिखा रहा हूं आपको, एक मैं जहां जहां पे पकड़ रहा हूं ना एटम उस पर्टिकुलर एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, एक्सिस, ये देखिए एक एक्सिस यहां पे से जाएगा, 2
दो एटम्स रोटेट कर रहे हैं C2 एक्सिस, और देखिए ये वाला एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर C4 एक्सिस में। ठीक, एक एक्सिस देखिए यहाँ पे से जाएगा। सर SeF4 में हाँ XeF4 है ये, XeF4 स्क्वायर प्लेनर शेप का। क्या बोले? SE नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं? सर SeF4 की बात कर रहे हैं ना? X xenon XeF4 XeF4। ठीक है, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। 6 में से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हो जाएगा, तो 2 लोन पेयर आगे आगे और पीछे की तरफ रहेंगे। लोन पेयर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये एटम्स को ही कंसिडर किया जाता है। तो ये XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप का मिलता है। हाँ बोलिए। ऑक्टाहेड्रल है लेकिन। हाँ ऑक्टाहेड्रल तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री है, उसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर है ना? यस सर। है ना, ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री है। तो वैसे ही अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, CH4, इन सभी का जो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है बताइए? अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, मीथेन है, इन सभी का ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। सर मीथेन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है अमोनिया। टेट्राहेड्रल है, सभी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इनके शेप्स डिफरेंट है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का वी शेप बोलते हैं, ये इसका अमोनिया का पिरामिडल शेप का बोलते हैं वैसे ही, और इसका मीथेन का टेट्राहेड्रल शेप का बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है उसमें आता है, और शेप लोन पेयर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं। खैर वो वाला बात नहीं है, उसका एप्लीकेशन रहता है यहाँ पे, उसी के बेसिस पे तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट ग्रुप वगैरह निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल में एक्सिस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो खैर XeF4 का ये जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर का होता है। तो स्क्वायर प्लेनर शेप में आपने देख लिया, ये C4 एक्सिस लग गया और यहाँ पे 2 C2 एक्सिस लग गया। अगर मैं एक भी C2 एक्सिस लगा देता हूं तो ये मेरे लिए ऑब्वियस हो जाएगा कि उसमें 4 C2 रहेगा। अब उसमें दिखे चाहे मत दिखे वो बात की बात है, फिर भी मैं दिखा दूंगा अभी, तो वो दिखे चाहे मत दिखे वो बात की बात है, बट आपको मानना है उसमें कि अगर C4 एक्सिस एक मिल गया आपको तो उसमें 4 नंबर ऑफ C2 एक्सिस होगा ही होगा। ठीक है, आपको मानना ही है उसको, रूल है। मैं C3 एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर यहाँ पे C4 एक्सिस मिल गया, अगर यहाँ पे आपको C4 एक्सिस मिल गया और एज ए सब्सिडरी एक्सिस आपको C3 एक्सिस मिला, तो वो C3 एक्सिस 4 नंबर में C3 एक्सिस होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वो सिर्फ C2 के लिए वैलिड है। सर और हर एक केस में परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। क्या बोले? हाँ और हर एक सब्सिडरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, सब्सिडरी एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये XeF4 है, XeF4 में C4 मिला, ये 2 C2 मिला, ऐसा करके 2 C2 मिला ऐसे, ठीक है, ऐसे करके 2 C2 मिला, और 2 C2 ने यहां से जाता है, ये देखिए यहां से ऐसे, ये मॉलिक्यूल है ऐसे, तो इसके बीच से ऐसे जाएगा, एक C2 यहां से ऐसे करके, तो एक C2 यहां पे से ऐसे जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेशन करूंगा, तो ऐसे करके रोटेशन होगा इसका। ठीक है, ऐसे करके रोटेशन। ठीक, वैसे ही यहां पे से एक एक्सिस जाएगा ऐसे, वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऐसा करके जाएगा, तो मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट, ऐसे। ठीक है, तो टोटल 4 C2 एक्सिस देखने को मिलता है। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे तो 4 एटम्स रोटेट कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, यहाँ पे एंगल को कंसिडरेशन लेकर के चलना है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में है ना? क्या यहाँ पे हमने क्या ट्रिक निकाला कि जिस भी एक्सिस के अलोंग जितने भी नंबर ऑफ एटम रोटेट करेंगे वही उसका n का वैल्यू होगा। यहाँ पे तो 4 एटम्स रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके नहीं है इसका कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे 2 एटम्स ही अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दोनों एटम और ये दोनों एटम। आपको एंगल को प्रेफरेंस देना है, वो तो ट्रिक है एक तरीके का, ठीक। आपको जैसे जैसे आप एक्सिस लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा कि कौन सा एक्सिस है। हाँ बताइए। C2 डाल रहे हैं ना एक्सिस, तो इसमें 2 एटम तो एक्सिस में ही प्रेजेंट है, तो C2 में 2 ही एटम रोटेट करेंगे ना। हाँ तो मैं ये वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एक्सिस ऐसे जो बीच से जा रहा है, ये जो ऐसा एक्सिस जो यहाँ पे से, देखिए यहाँ पे से ऐसे, अगर इसके अलोंग अगर मैं रोटेशन करता हूँ, दिख रहा है ये वाला एक्सिस ऐसे, यस सर। तो इसके अलोंग अगर रोटेशन करता हूँ तो ऐसे रोटेट होगा ना मॉलिक्यूल, है ना, ऐसे ही होगा ना रोटेट। और इसके अलोंग अगर रोटेशन करता हूँ ये वाले एक्सिस के अलोंग, तो ऐसे होगा रोटेशन, ऐसे, है ना, ऐसे होगा कि नहीं बताइए। तो सर इसमें होगा ना? 2 एक्सिस बिटवीन द एक्सिस लगेगा सिमेट्री, और 2 अलोंग द एक्सिस लगेगा, ऐसा है क्या सर? हाँ 2 एक्सिस एटम से पास करते हुए लगेंगे और 2 एक्सिस सिर्फ एक एटम को पास करते हुए लगेंगे। 2 एक्सिस मतलब 2 C2 एक्सिस 3 एटम्स को पास करते हुए लगेंगे, ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 4 है। तो 2 एक्सिस, ये वाला देखिए, ये वाला फर्स्ट एक्सिस जिसमें 3 एटम्स क्रॉस करेंगे, दूसरा एक्सिस जिसमें 3 एटम्स क्रॉस करेंगे, पहला एक्सिस जिसमें सिर्फ एक एटम क्रॉस करेगा और दूसरा एक्सिस जिसमें सिर्फ एक एटम क्रॉस करेगा। तो टोटल 4 C2 एक्सिस होता है इसमें, जो कि 2 जो होते हैं वो 3 एटम से पास करते हैं और जो 2 होता है वो सिर्फ एक एटम से पास करता है जेनॉन से। क्लियर? यस सर। देख लीजिए। Yes. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बात? ठीक है ना, समझ में आ गया? जी सर। देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल को देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल को देखिए, सर अमोनिया का लोन पेयर एक्सिस में प्रेजेंट है। एक्सिस में ही प्रेजेंट है। हाँ एग्जैक्टली, अमोनिया का तो लोन पेयर लोन जो रहता है वो एक्सिस पे पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता इनके, लोन पेयर को ना आप स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। सर जो एक्सिस में आ जाएगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ एक्सिस में आ जाएगा तो वो अपने प्लेस में रहेगा ना, एक्सिस में आने के बाद वो अपने प्लेस में ही रहेगा, तो फिर वो बदलेगा ही नहीं अपना पोजीशन, ठीक। देखिए इन केस कहीं पे वो लोन पेयर को कंसीडर किया जाएगा, जैसे जेनॉन के XeF4 के केस में लोन पेयर को भी अगर हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कंसीडर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पर्सपेक्टिव के कि किस तरीके से हम लोग एक्सिस को लगा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाता है एटम्स को, और लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे। लोन पेयर क्या डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ठीक है। लोन पेयर क्या डिसाइड करेगा, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, और मॉलिक्यूल के शेप के बेसिस पे लोन पेयर कंसीडर होता है। क्लियर? वैसे ही जहां पे लोन पेयर कंसीडर होगा ना, मैं बताऊंगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो शेप रहता है उसके अलोंग हम लोगों को सिमेट्रिकली पास करना पड़ता है एक्सिस को, और उस एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखना पड़ता है कि वो एक्चुअल में आइडेंटिकल कंफिगरेशन दे पा रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको लोन पेयर वाला, जैसे क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा ये आगे का क्वेश्चन है, जैसे ये वाले, ये एक NH2 लिखती है इसमें, ठीक है। ये क्या है, एनिलीन। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर मैं बोलूंगा कि आप बताइए C2 एक्सिस प्रेजेंट है क्या, ऐसा करके, तो C2 एक्सिस ना एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना वो अमोनिया NH2 वाला शेप रहेगा इसका। जैसे देखिए ऊपर में ऐसे करके है, ये नाइट्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है इसका, ठीक है। इसको ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल, इसको यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे H लिख दिया। इसके अलावा एक लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ डैश पोजीशन में लोकेटेड है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में
इस लोन पेयर को मैं कंसिडर नहीं करता, सीधा मैं यहाँ पे से C2 एक्सिस लगा सकता हूँ क्या, है ना। अगर मैं कंसिडर नहीं करूंगा उस लोन पेयर को, तो यहाँ पे से डायरेक्टली C2 एक्सिस लगा दूंगा ना। ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा, नाइट्रोजन अपने प्लेस पे रहेगा, ये वाला कार्बन अपनी प्लेस पे रहेगा, ये वाला कार्बन अपनी प्लेस पे रहेगा, ये दोनों कार्बन अपनी प्लेस को रिप्लेस कर देंगे, है ना। उस केस में मैं बोल दूंगा कि इसमें तो C2 एक्सिस प्रेजेंट है जी। सर लेकिन अगर लोन पे नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्यों कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। नहीं तो मॉलिक्यूल में तो लोन पेयर रहेगा ना, मॉलिक्यूल में तो लोन पेयर रहता ही है, उस चीज को तो हम लोगों को पता होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा तो जाएगा कहाँ, उसमें तो रहेगा ही ना। लोन पेयर को तो रहना कंसिडर करना ही है हम लोगों को, इसलिए क्वेश्चन में ऐसे ही देगा हम लोगों को। और क्वेश्चन में नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवाता है। अगर मैं इसको लेट अस सपोज कि इसके लोन पेयर को कंसिडर नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में ये जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसा ऐसा बॉन्ड बनाएगा ना, ऐसे करके। अगर लोन पेयर नहीं रहता तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होता और इसका पिरामिडल वाला शेप बनता नहीं, इसका ये ट्रायगोनल प्लेनर वाला शेप बन जाता। तो उस केस में मुझे अमोनिया के केस में भी लोन पेयर को कंसिडर ना करते हुए इस मॉलिक्यूल को ऐसे सीधा बना देना चाहिए, फिर ऐसे करके। बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं बनाते हम लोग, है ना। एक्चुअल में मॉलिक्यूल का शेप हम लोग ऐसा नहीं बनाते, हम लोग कैसे बनाते हैं, पिरामिडल बनाते हैं। क्यों पिरामिडल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लोन पेयर को यहाँ, है ना। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लोगों को लोन पेयर कंसिडर करना है। यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, मॉलिक्यूल में यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पीछे वाला लोन पेयर है ना 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद सामने आ जाएगा, और सामने आ जाएगा इसका मतलब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आया ही नहीं। क्यों इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में सेम एटम्स को रिप्लेस करते हैं, लोन पेयर को रिप्लेस करता है। जैसे XeF4 में हुआ, XeF4 में सामने की तरफ लोन पेयर था, पीछे की तरफ लोन पेयर था, तो हमने C2 एक्सिस के अलावा मतलब ऐसे करके जब रोटेट करवाया तो लोन पेयर्स ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं आगे चला गया। हाँ, वाटर के केस में ऑब्वियसली वाटर के केस में भी लोन पेयर कंसिडर हुआ है। देखिए वाटर के केस में भी लोन पेयर कंसिडर हुआ है, यहां पे देखिए ऐसे करके। तो ये लोन पेयर ने लोन पेयर को रिप्लेस किया है, वी शेप का होता है ना। यस सर, है ना। तो लोन पेयर कंसिडर होता है फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया यहां तक। मैं लोन पेयर वाला क्वेश्चन अभी बीच में आ गया इसलिए मुझे यहां तक जाना पड़ गया, हालांकि इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा हम लोगों को कौन कौन सा एक्सेस प्रेजेंट है। ठीक, खैर आते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल पे। अमोनिया मॉलिक्यूल में अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर मैं एक्सिस पास करवाता हूं तो ये इस मॉलिक्यूल में 3 नंबर ऑफ एटम्स रोटेट कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, C3 एक्सिस होगा। ठीक है, 120 डिग्री रोटेशन करने के बाद मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर लेता है, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं। ये देखिए BFClBr, इसमें कोई भी सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बोलता हूं कि ये प्लेनर शेप का ही है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप का भी क्यों ना हो, इस मॉलिक्यूल के अलोंग अगर मैं एक्सिस डाल करके रोटेट भी करवाता हूं तो ये सभी डिफरेंट एटम्स हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये तीनों एक दूसरे को रिप्लेस करने पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आने वाला। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन तब आता जब ये सभी के सभी एटम्स एक दूसरे से सिमिलर हो, तो इसमें कोई भी सा एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया ये वाली बात? हाँ बताइए, इसमें है क्या बोले? C1 एक्सिस है ना सर, 360 मतलब रोटेशन देंगे तो हाँ अपनी पोजीशन एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इसमें C1 एक्सिस है, इसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट ये वाला कौन से एलिमेंट के अंदर में आ जाएगा, ये वाला कौन से एलिमेंट के अंदर में आ जाएगा, आइडेंटिटी में आ जाएगा।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट में आता है। ठीक है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ C2 एक्सिस में, C3 एक्सिस में, C4 एक्सिस में, C5 एक्सिस, इन सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। सर C1 फ्लो C1 बोलने का मतलब इसको 360 डिग्री से रोटेशन करना, 360 बाई 360, अगर n का वैल्यू मुझे, हाँ बोलिए। 360 डिवाइड बाई 360 इक्वल टू 1, ये होगा ना? हाँ 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 एग्जैक्टली, वैसे ही होगा, वही बता रहा था। 360 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो n का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें C1 एक्सिस प्रेजेंट है, डेफिनेटली C1 एक्सिस प्रेजेंट है। C1 एक्सिस को बोला क्या जाता है, आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात? इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि C1 एक्सिस प्रेजेंट है, जो कि C1 एक्सिस किस में आता है, आइडेंटिटी में आता है। आप बोलिए इसमें C1 एक्सिस हो या तो 360 डिग्री रोटेशन करने पे मॉलिक्यूल 360 डिग्री रोटेशन करना मतलब आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाना मॉलिक्यूल। क्लियर? तो सर इसमें हो गया क्या? नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ नहीं, सिमेट्री ये प्रेजेंट नहीं, मतलब नहीं, इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ऑप्शन में आपको C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलता है तो आप C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को वो करेंगे, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप टिक करेंगे। ठीक है, बट ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मोस्टली हम लोग C2 एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस, मैं उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। और C1 एक्सिस को मोस्टली आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी एक सेपरेट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बना दिया गया ना उसको, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C1 भी इंक्लूड करता है, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंक्लूड करता है ऑप्शंस में, तो आप C1 को डेफिनेटली टिक करेंगे। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, ये एग्जांपल देने का मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में ये बताने की कोशिश चल रही है कि ये फ्लोरीन एटम ब्रोमीन एटम को रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन एटम क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो उस सब करने से कोई मतलब नहीं है, उसमें C2 एक्सिस या C3 एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, मतलब एटम्स का रिप्लेसमेंट बस काफी नहीं है, सेम एटम्स का रिप्लेसमेंट जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसी चीज को बताने के लिए ये वाला एग्जांपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। जैसे देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल, ये प्लेनर शेप का होगा ये वाला मॉलिक्यूल, है ना, प्लेनर शेप का होगा ये वाला मॉलिक्यूल। इस प्लेनर शेप्ड मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं सिमेट्रिकली एक्सिस को पास करवाना है, तो सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल में इस तरीके से ये वाला एक्सिस पास होता है, और इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेशन होगा मॉलिक्यूल में, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा तो ये वाला ब्रोमीन जो है इस वाले ब्रोमीन के पोजीशन में चले जाएगा, ये वाला ब्रोमीन जो है इस वाले ब्रोमीन के पोजीशन में चला जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। आया क्या समझ में? क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन किया जा रहा है मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से रोटेशन करेंगे तो ये वाला ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे चला जाएगा। तो हम लोगों को कौन सा एक्सिस मिला, C2 एक्सिस मिला इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन करने पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसमें। समझ में आया? समझ में आ गया क्या, बताइए। जी सर। ठीक, ये वाले मॉलिक्यूल में देखिए, अब इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे से आपको C2 एक्सिस देखने को मिलेगा इस कार्बन एटम से। अब देखिए एक्सिस जो है वो बॉन्ड से भी पास हो सकता है और एटम से भी पास हो सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है एक्सिस को, एक्सिस को रिक्वायरमेंट ये है कि वो सिमेट्रिकली पास करना चाहिए मॉलिक्यूल से, दोनों तरफ का उसका जो एनवायरमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे देखिए इसके हर एक पॉइंट में दोनों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो सिमिलर है, वैसे ही इसमें भी दोनों तरफ का जो एनवायरमेंट है हर एक पॉइंट में सिमिलर है। चलिए बताइए, एक और एग्जांपल देता हूं जो कि यहाँ पे नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, बताइए इसमें कौन सा एक्सिस देखने को मिल रहा है?
कोई एक्सिस देखने को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। C2 है सर। 1 और 2 पोजीशन पे ब्रोमीन देखने को मिल रहा है, कौन सा एक्सिस है होगा इसमें? C2। C2 एक्सिस होगा, बहुत बढ़िया। कौन सा? वो यहाँ पे से जाएगा, बॉन्ड्स के बीच से जाएगा। अच्छा, ये बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड रहता है वो रेजोनेट करता रहता है ना, तो इसको आप गोल सर्कल मान लीजिए। तो यहाँ पे से एक C2 एक्सिस जाएगा जो कि ब्रोमीन से ब्रोमीन रिप्लेस करेगा, कार्बन से कार्बन रिप्लेस करेगा, ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन रिप्लेस करेगा, ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन रिप्लेस करेगा। समझ में आया ये वाला बात? सर इसके अलावा ठीक। इसमें एक भी C2 हाँ, उसमें इसके अलावा 2 मिनट और C2 कौन नहीं से है। में बोल रहे हो? इसमें बोल रहे हो ना यस सर। कि बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में बोल रहे हो? नहीं, इसी में। हाँ, इसमें और C2 आपको देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए, इनकेस कहीं पे दिख भी रहा होगा तो ये नहीं यहीं दिख से रहा बस है जा सर। सकता है और कहीं से नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? अगर मैं इस एक्सिस को प्लेन में ले रहा हूं तो मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस है तो इस वाले एक्सिस से भी देख लीजिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से रोटेट करूंगा तो कुछ होगा क्या ऐसा करके। चलिए चलो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ना लगा करके मैं आपको सिंपल सा बेंजीन रिंग दे देता हूं। तो बेंजीन रिंग में बताइए आप कि कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है। सबसे पहले बेंजीन रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए C6 तो एक्सिस है। कौन C6 सर। कौन सा एक्सिस है? C6 एक्सिस है, बहुत बढ़िया, C6 एक्सिस है। और वो कौन से एक्सिस के अलोंग जाएगा? एक्स वाई जेड, कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहा है बताइए तो? Z एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस कौन सा है? ये ऊपर नीचे वाला हम लोग जेड एक्सिस कंसिडर किया था। ये जो बेंजीन रिंग है इसको बोर्ड में रखा हुआ हूं मैं, स्मार्ट बोर्ड में इस तरीके से रखा हुआ हूं। तो आप बताइए प्लेन वो में जेड एक्सिस से जा रहा होगा C2 एक्सिस, एक्स एक्सिस से जा रहा होगा कि वाई एक्सिस से जा रहा है? Z एक्सिस से जाएगा सर, बेंजीन अगर प्लेन में है तो। बेंजीन अगर इस प्लेन में है तो वो एक्चुअल में वाई एक्सिस से जाएगा। देखिए यहाँ पे से जाएगा ना, यहाँ पे से ऐसे ऐसे करके जाएगा, है ना। ये वाले एक्सिस के अलोंग अगर मैं रोटेशन करूंगा मॉलिक्यूल को तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, मैं एक्सिस कहां पे लगा रहा हूं? यहाँ पे। तो ये वाई एक्सिस है मेरा, ये वाला एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस कौन सा है? ऊपर से नीचे जो आ रहा है, ये वाला जेड एक्सिस है, ठीक है, ये वाला जेड एक्सिस। सर ये बोर्ड के मैं अकॉर्डिंग अगर बोल रहे हैं ना। बेंजीन, हाँ बोर्ड के अकॉर्डिंग बोल रहा था। अब मैं अगर बेंजीन को ऐसे रखता, मैं अगर हाँ। बेंजीन को यहाँ पे ऐसे करके रखता तो उस केस में मेरा जो C6 एक्सिस लगता वो यहाँ पे से लगता, Z एक्सिस। उस केस में Z एक्सिस। बट इस केस में जहां जब मैंने बेंजीन को प्लेन में रखा हुआ है, बोर्ड स्मार्ट बोर्ड के ऊपर में रखा हुआ है, तो उस केस में जो C6 एक्सिस है वो Y एक्सिस से लगेगा। समझ में आया ये वाला बात? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे अगर C6 एक्सिस लग गया तो अब देखिए Z एक्सिस से कौन सा एक्सिस लग रहा है बताइए तो? Z एक्सिस से भी एक एक्सिस लग रहा है, वो कौन सा एक्सिस है बताइए? C2 कौन सा एक्सिस। एक्सिस है? C2 एक्सिस है, डेफिनेटली C2 एक्सिस है। अगर इस मॉलिक्यूल में C6 एक्सिस है और एक भी C2 एक्सिस है तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल में कितने C2 एक्सिस है? 6। 6 C2 एक्सिस है, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर टू C6 एक्सिस। खैर, ये चीज समझ में आ गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल क्या है? 3 ब्रोमीन लगा हुआ है अल्टरनेट पोजीशंस पे, तो आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा, C6 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगा उस केस में, है ना। होगा कि नहीं बताइए? सर ये BF3 जैसे दिख रहा है इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली, ये BF3 जैसा ही दिख रहा है। ठीक, मॉलिक्यूल का शेप ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे से अगर आप वाई एक्सिस से आते हैं, वाई एक्सिस से अगर आप एक्सिस को लगाएंगे तो ये ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन और ये वाला ब्रोमीन, उसमें आप रोटेशन करेंगे तो 120 डिग्री का रोटेशन करने पे ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आएगा और ये वाला ब्रोमीन वहां पे जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग C3 एक्सिस लग रहा है और इन सभी एक्सिस के अलोंग, या चाहे Z एक्सिस बोल लीजिए या फिर X एक्सिस बोल लीजिए या फिर X एक्सिस और Z एक्सिस का बीच वाला एक्सिस बोल लीजिए, उन सभी एक्सिस के अलोंग आपको कौन सा एक्सिस देखने को मिल रहा है? C2 एक्सिस देखने को मिल रहा है। अगर एक भी C2 एक्सिस देखने को मिला उसका मतलब यहाँ पे 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ?
जी सर। सबको क्लियर हो रहा है? बताइए। हम लोग सिर्फ एक्सिस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग आए ही नहीं है मेन चीजों पे, जिससे पॉइंट ग्रुप वगैरह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए। ये आप देखिए यहाँ पे हर एक जगह में ब्रोमीन लग गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर अब बेंजीन टाइप का ही हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में वाई एक्सिस से C6 एक्सिस लग जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग C6 एक्सिस लग जाएगा, और अगर एक भी C2 दिख जाता है तो इसका मतलब 6C2 होगा। ठीक है, सर एक बार और। क्लियर? देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो बेंजीन की शेप का ही है। इसको मैं गोल कर देता हूँ। ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब इस पॉइंट के अलोंग अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूं, ठीक है, रोटेशन करूं, तो फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद, 60 डिग्री एंगल के बाद, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे चले जाएगा ना, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम लोगों को सभी बॉन्ड्स को इक्वल बनाना चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, बेंजीन में हर एक बॉन्ड सिमिलर रहेगा ना, हम लोग क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं इसको, मतलब मैं ऐसे बना देता हूँ। सर बेंजीन जो के कि अंदर गलत- डबल बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड है तो वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब रेजोनेंस कर ही रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी में है। 1.5 इसका बॉन्ड वो आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है। एज ए सर्कल कंसीडर करेंगे ना उसको। हाँ एज ए सर्कल कंसिडर करिए आप इसको, ऐसे करके। ठीक, तो इसके अलोंग ये सी वाई एक्सिस के अलोंग आप देख सकते हैं C6 एक्सिस लगेगा, जैसे कि बेंजीन में लग रहा था। इसमें बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, सिर्फ ब्रोमीन का लगना डिफरेंस है, और ब्रोमीन के लगने से कोई इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब इसके स्ट्रक्चर में बोलने का मतलब इसके एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे इसमें C6 एक्सिस लग रहा था वैसे ही इसमें भी C6 एक्सिस लगेगा। अच्छा, सिर्फ एक ब्रोमीन लगा दूं तो बताइए, एक ब्रोमीन अगर मैं लगा देता हूं इस मॉलिक्यूल में, तो क्या इस मॉलिक्यूल में C6 एक्सिस रह जाएगा? नहीं। नहीं रहेगा। बताइए इस मॉलिक्यूल में कौन सा एक्सिस प्रेजेंट होगा फिर? C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा। सिर्फ C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा। बहुत बढ़िया, इसमें सिर्फ C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो अब मेरे ख्याल से आप काफी अच्छे समझ रहे हैं इस चीज को। तो कंक्लूजन वही था, मॉलिक्यूल में हैविंग CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आइदर इट विल हैव 0 C2 एक्सिस, या तो उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ही प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर प्रेजेंट होता भी है एक भी, तो उसका मतलब n नंबर ऑफ C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा, जो कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हो गया? एक्सिस के बारे में समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए, अगर एक्सिस के बारे में आपको समझ में आ गया है तो आप SF4 का मॉलिक्यूल का शेप बनाइए, और उस SF4 मॉलिक्यूल के शेप में ये बताइए कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए। C2 होना चाहिए SF4 मॉलिक्यूल है, SF4 मॉलिक्यूल है, हाँ। C सा होगा सर तो S- C2 होगा ना। हाँ SF4 मॉलिक्यूल है, तो इस SF4 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन आप हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आ जाएगा उसका, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आता है उसका, तो उसके बेसिस पे आप क्या बताएंगे, उस मॉलिक्यूल में कौन सा एक्सिस लग रहा है उसको बताएंगे। तो आपको पता है कि इसका शेप क्या होता है, सीसॉ शेप का होता है, ऐसे करके। एक पीछे की तरफ जाता है फ्लोरीन, और एक सामने की तरफ आता है फ्लोरीन। ये देखिए ऐसे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में अगर मेरे पास हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं कैसे सर बन रहा है ये? C2 एक्सिस हाँ? लगेगा along y एक्सिस, मतलब x एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अलोंग कौन सा लगेगा, C2 एक्सिस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे से फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा, और ये वाला फ्लोरीन ये वाले फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा। और कोई एक्सिस लग सकता है क्या इसमें C1 के अलावा? और कोई एक्सिस लग सकता है क्या, बताइए? नहीं। नहीं लग सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो इसमें और कोई एक्सेस नहीं लग सकता। आप बताइए PF 7 में, अच्छा चलो PF 5 में बता। हाँ सर इसमें भी तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? इसमें, अच्छा सल्फर में, हाँ यहाँ पे ना, सल्फर में हाँ। ऐसे करके यहाँ पे ना, हाँ सर। सर वो तो हाँ एक्सिस में आ जा तो रहा उससे है। कोई एक्सेस में आ जा रहा है, कोई इशू नहीं होगा उससे। देखिए ये एक्सेस में आ जाएगा, कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा वो, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए बताइए PCl5 मॉलिक्यूल में कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस है? C3। C3 प्रिंसिपल एक्सेस है। क्या होता है शेप इसका PCl5 मॉलिक्यूल पे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है, ठीक है, एग्जैक्टली। SF6 मॉलिक्यूल में, SF6 मॉलिक्यूल में बताइए कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस होना चाहिए? SF6 मॉलिक्यूल में बताइए कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस होना चाहिए? हाँ सर ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो हाँ डेफिनेटली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें C4 नहीं होगा ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप का तो होगा ही, बट ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या ये C4 नहीं लग सकता? लग सकता है सर। देखिए बिल्कुल लग सकता है, ठीक है, और C4 ही इसका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये वाला, मतलब ज्यादा से ज्यादा n का वैल्यू इसमें 4 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे टाइप के और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आप शेप को एनालाइज करके आप उनकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री को निकाल सकते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आते हैं, ठीक है। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ सर ये SF6 में हाँ 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगा ना? एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखिए एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हर एक डायरेक्शन से देखना पड़ता है हम लोगों को, हर एक एंगल से देखना पड़ता है। तो सिर्फ एक C4 एक्सिस लगेगा, मतलब एक तो Z एक्सिस से लग गया ना, वैसे ही X एक्सिस से भी लगेगा, वैसे ही Y एक्सिस से भी लगेगा। तो टोटल 3 दिखा रहा हूं मैं, इसके सिमेट्री एलिमेंट्स में आपको पता चलेगा इसके वैल्यूज क्या क्या होते हैं। हम लोग आगे आएंगे तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए ये C4 एक्सिस आपको 3 देखने को मिलेंगे, एक X एक्सिस है, एक Y एक्सिस है और एक Z एक्सिस, ठीक है। जी सर। बाद में आएंगे हम लोग इस पे, ठीक है, काफी अच्छा है, मतलब आप सोच पा रहे हैं उतना, बहुत सही बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब प्लेन पे आते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब प्लेन पे आते हैं, प्लेन क्या है? अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू हाफ्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे वो मिस्टर बीन वाला फेस था ना, वही है प्लेन। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है, जो कि एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो। वैसे ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन तो समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना क्या बोला? वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि हम लोगों को वो फेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो नहीं देखना, मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, तो वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता हो, ठीक है, बाइसेक्ट करता हो मतलब 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करता हो, सो दैट इस तरीके से बाइसेक्ट करे कि जो एक हाफ जो है मॉलिक्यूल का वो मिरर इमेज हो दूसरे हाफ। समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आया? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। अब टोटल 3 टाइप के होते हैं ये प्लेन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा होता है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा V से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा H से और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा D से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, इन लोगों को कौन से बेसिस पे वो डिफरेंशिएट किया गया है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या बोला गया? ये जो वर्टिकल प्लेन ऑफ प्लेन रहता है ना, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो क्या है? परपेंडिकुलर होता है, सॉरी पैरेलल होता है, पैरेलल होता है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब ये सभी प्लेन्स का जो डिफरेंशिएशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे किया गया है। ठीक, वर्टिकल प्लेन जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वैसे डाइहेड्रल प्लेन जो होगा वो पैरेलल तो होगा ही। कहा गया वर्टिकल प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू C2 एक्सिस, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू C2 एक्सिस। एक्चुअल में ये भी पैरेलल ही होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये सिर्फ पैरेलल होता है, और ये जो होता है वो दो C2 एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा, ये वाला केस जब आएगा, ये मॉलिक्यूल का जब केस आएगा HCF4 मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा वो चीज। ठीक, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है उसको बाइसेक्ट रहता है, उसको हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। ठीक, मतलब डाइहेड्रल प्लेन बोलते हैं। अब हम लोग प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सर वर्टिकल प्लेन में स्टार्टिंग से, हाँ मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल प्लेन वाटर मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूल को ऐसे दो हाफ में पार्ट डिवाइड करिए सो दैट कि मॉलिक्यूल का एक हाफ जो हो दूसरे हाफ के मिरर इमेज हो। अब हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लगाना सीख लिया है। इस मॉलिक्यूल में हमने सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा था जो कि यहां से क्रॉस कर रहा था ऐसे। ठीक है, अब इस एक्सिस को ध्यान में रखते हुए जो प्लेन्स लगेंगे इस मॉलिक्यूल में, उस प्लेन्स को हम लोगों को देखना है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, डाइहेड्रल है, कैसा है। ठीक, क्लियर? तो अब देखते हैं। ठीक, ये अब मैं इस एक्सिस को नहीं दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कहीं से एक्सिस को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ अब प्लेन्स के बारे में बात करूंगा। इस एक्सिस को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, मॉलिक्यूल को सबसे पहला तरीका है मेरे पास ऐसे काटने का। हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनरी प्लेन लगा है। मॉलिक्यूल एक्चुअल में कटता नहीं है, मॉलिक्यूल को इमेजिनरी हम लोग काट रहे हैं दो इक्वल हाफ में। तो देखिए, मॉलिक्यूल को ऐसे काटा जा सकता है ना, बताइए, ऐसे काट सकते हैं ना हम लोग? ठीक, एक तरीका ये हो गया। और बताइए तो और कैसे काटा जा सकता है मॉलिक्यूल को ताकि दो इक्वल हाफ में कट जाए? कोई दिमाग में आ रहा है? अच्छा चलिए, पहले ना ये चीज समझने से पहले मैं बताता हूँ थोड़ा सा। प्लेन जो रहता है ना वो दो एक्सिस से मिल करके बनता है। जैसे जो एक एक्सिस था ना, एक्सिस का जब डिस्कशन कर रहे थे तो वो सिर्फ एक एक्सिस से मिल करके बनता था। वैसे जो प्लेन होता है वो दो एक्सिस से मिल करके बनता है। जैसे ये Z एक्सिस हो गया और ये X एक्सिस हो गया, तो ये दोनों एक्सिस को मिलाएंगे तो एक प्लेन का फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेन होगा, वैसे एक ऐसा प्लेन होगा, वैसे एक ऐसा करके प्लेन होगा। तो दो एक्सिस के मिलने से एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहे थे? चलिए ठीक, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऐसा होगा और दूसरा प्लेन ना ऐसे होगा, ऐसे, जिसमें हर एक एटम्स कटेंगे, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ऐसे करके। ठीक है, एक आधा हिस्सा पीछे की तरफ आएगा, आधा हिस्सा आगे की तरफ आएगा, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ठीक है, एक प्लेन ऐसे लगाया हमने, एक प्लेन ऐसे लगाया, ठीक, और दूसरा प्लेन ऐसे करके लगाया। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए, ये वाले प्लेन में अब आप ना एक्सिस को खुद से कंसिडर करिए कि कौन कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा होगा। यहाँ पे इस वाले, ये वाले प्लेन में कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा होगा? एक तो y एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और एक तो z एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये वाले प्लेन में देखिए, ये वाले प्लेन में एक तो x एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और एक तो z एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। y एक्सिस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ये y एक्सिस इधर है ना, तो y एक्सिस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। प्लेन ऐसे करता है, ऐसे करके, तो x एक्सिस में जा रहा है और ये z एक्सिस में जा रहा है। वैसे ये वाला एक्सिस y एक्सिस में जा रहा है और z एक्सिस में जा रहा है। मतलब z एक्सिस और y एक्सिस से मिलाकर के ये वाला प्लेन बना और x एक्सिस और z एक्सिस को मिलाकर के ये वाला प्लेन। ठीक है, तो टोटल दो प्लेन पॉसिबल है इसमें, इस मॉलिक्यूल में।
ठीक, अब इस प्लेन को देखना है हम लोगों को कि एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कैसा। मेरा एक्सिस ऐसे करके जा रहा है, तो पहला वाला जो प्लेन लगा, ये वाला प्लेन, क्या ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, बताइए तो। एक्सिस भी ऐसे लग रहा है और सर, ये वाला, perpendicular। ये एक्सिस भी ऐसे लग रहा है, एक्सिस भी ऐसे लग रहा है और प्लेन भी ऐसे ही लग रहा है, तो पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, बताइए। परपेंडिकुलर सर। पैरेलल। पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, ठीक है। अब मैं पैरेलल होगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देख लीजिए। इन केस अगर आपको परपेंडिकुलर लग रहा है तो फिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कैसे होगा। ये देखिए, ये एक्सिस ऐसे करके जा रहा था, साथ में मेरा प्लेन भी ना ऐसे ही करके जा रहा है। मेरा जब ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा तब हम लोग बोलेंगे जब मेरा प्लेन ऐसे करके जाए, जिसमें ये वाला एक्सिस जा करके एकदम खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे करके। अगर एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस प्लेन के साथ, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये वाला प्लेन जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बट मेरा एक्सिस तो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, तो ये पैरेलल होगा, है ना। ये भी एक्सिस भी ऐसे ही जा रहा है और प्लेन भी ऐसे जा रहा है, तो प्लेन भी ऐसे गया, एक्सिस भी ऐसे गया, तो ये क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होता, जब मेरा प्लेन ऐसे जाता और मेरा एक्सिस ऐसे आता, तो ये एक्सिस क्या हो रहा है, प्लेन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस केस में ये वाला जो प्लेन होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। समझ में आया ये वाला बात। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक्सिस भी ऐसे ही गया और प्लेन भी ऐसे ही, तो ये वाला प्लेन क्या हुआ, पैरेलल प्लेन हुआ, है ना। समझ में आया, समझ में आ गया क्या। सर एक बार और इसको। देखिए, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है हमारे पास, और इसी एक्सिस के से हमने एक प्लेन देखा, ऐसा करके प्लेन देखा, तो ये वाला जो प्लेन था वो क्या था, इस एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, ये वाला भी एक्सिस ऐसे ही खड़ा है और ये वाला प्लेन भी ऐसे ही करके जा रहा है, ठीक है। ये वाला प्लेन भी देखो, मतलब परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये वाला एक्सिस ना इस प्लेन पे टच हो जाए। ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, पैरेलल किसको बोलते हैं, जो लाइन कभी ना मिले, ऐसे करते हैं, जो लाइन जाते हैं ना वो कभी ना मिलते हैं। अगर ये वाला लाइन कभी नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो दोनों ही लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। अगर एक लाइन, ये वाला जो लाइन है, दूसरी लाइन के साथ मिल जाए और सीधा एकदम सीधा जाकर के खड़ा हो जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस केस में बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ये पैरेलल है, मतलब ये वाला एक्सिस है मेरा वाटर मॉलिक्यूल में, और वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंसिडर करिए, ऑक्सीजन के पास से एक्सिस जा रहा है, तो ये वाला एक्सिस है और ये वाला प्लेन है मेरा। तो ये वाला देखिए, ये वाला प्लेन और ये वाला एक्सिस कभी जा करके कहीं पॉइंट पे मिलेंगे क्या, ऐसे ऐसे करके जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। वहीं अगर ये वाला प्लेन होता, ऐसे करके प्लेन को लेकर के आता, इधर से एक्सिस आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ये जा करके यहाँ पे इतना, इसमें सीधा जाकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है, इसमें जाकर के खड़ा हो जाता, तो ये क्या बनाता, 90 डिग्री का एंगल बनाता ना, देखो यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन होता है और वैसे ही पैरेलल प्लेन होता है। तो पैरेलल प्लेन में क्या हो रहा है, पैरेलल प्लेन में मॉलिक्यूल इस तरीके से बाइसेक्ट हो रहा है। ये वाला क्या है, पैरेलल प्लेन, ये वाला प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन, ठीक। समझ में आ गया क्या। सर पैरेलल में फिर कैसे कटेगा, एक ऑक्सीजन बस कटेगा इसमें, मतलब एक हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बस कट ऑक्सीजन। रहा है, एग्जैक्टली। अब आप देख सकते हैं कि प्लेन लगाने से ना आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब ये प्लेन तभी वैलिड रहेगा जब आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिले। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, तब ये प्लेन वैलिड नहीं है हमारा। ये प्लेन तभी वैलिड है जब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एट अ पर्टिकुलर एंगल, मतलब सेम एंगल्स पे, ठीक है। हमको एक रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये जो प्लेन बना रहे हैं ना वो एक तरीके का मिरर है, समझ लीजिए मिरर, ऐसा मिरर सो दैट कि ये वाला एटम दूसरे वाले एटम को, मतलब मिरर के जो लेफ्ट और राइट साइड में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वैसा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, ये उस तरीके से भी है, उसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे 10th क्लास में करते थे शायद, जिसमें मिरर रखना पड़ता था, फिर पिंस को ना ऐसे ऐसे करके वो लगाना पड़ता था उसके रिफ्लेक्शन के बेसिस, तो वैसे ही टाइप का है यहाँ पे एक मिरर प्लेन। सर ये प्लेन हाँ बोलिए। वायलेट प्लेन है।
एग्जैक्टली ये वाला प्लेन जो है वो वाईजेड प्लेन है, इसमें एक्स वाला एक्सिस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। देखिए कैसे कैसे पता चलता है, ये एक एक्सिस हो गया और एक दूसरा एक्सिस ये वाला हो गया, तो ये दोनों एक्सिस को देख लीजिए कि कौन कौन से एक्सिस के अंदर में आ रहा है। ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जेड एक्सिस हो गया ऊपर से नीचे वाला, और आगे से पीछे वाला वाई एक्सिस हो गया, जो कि हम लोग पूरा थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी कंसिडर करते हुए चले। क्लियर हुआ यहाँ पर? एक प्लेन को हमने देख लिया जो कि वर्टिकल प्लेन था। अब दूसरा वाला प्लेन को बताइए। चलिए, तो हमने दूसरा वाला प्लेन कैसा लगाया, ऐसे करके लगाया। अब बताइए ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की कि परपेंडिकुलर है? बताइए। पैरेलल ही होगा ना सर? पैरेलल होगा सर। पैरेलल ही होगा, एग्जैक्टली पैरेलल ही होगा। परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये वाला हो सकता था, जो कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल में लगेगा नहीं। ठीक है, कैसे ही लगेगा, ऑक्सीजन एटम को बस काट करके अगर जाता तो ऊपर की तरफ भी यहाँ पे हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला प्लेन नहीं लगेगा। कौन सा प्लेन लगेगा? ये वाला प्लेन। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आ गया क्या? जी सर। तो सर पहले वाला वर्टिकल था, अभी वाला हॉरिजॉन्टल है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी वाला भी वर्टिकल होगा। क्यों वर्टिकल होगा? क्योंकि ये भी तो पैरेलल ही है। सर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सब पैरेलल होंगे ना? क्या बोले? तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, सारे पैरेलल होंगे। अच्छा, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो सभी देखिए उसमें आपको मतलब जैसे अगर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है कोई मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस तरीके से रोटेट करोगे तो फिर C2 एक्सिस देखने को मिलेगा। तो इस मॉलिक्यूल में आपको पैरेलल प्लेन भी देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर प्लेन भी देखने को मिलेगा। मैं उस पे आऊंगा बाद में। नहीं सर, फिलहाल के लिए अभी ये वाले, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हाँ हाँ, ये उसके जो सारे पैरेलल प्लेन होंगे उनमें 180 डिग्री का एंगल होगा। किन लोगों के बीच में? प्रिंसिपल एक्सिस और जो प्लेन डाल रहे हैं पैरेलल उसका। अच्छा, ये वाला एंगल बोल रहे हैं इन लोगों के बीच में? यस सर। देखिए इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि 180 डिग्री का एंगल होगा, मतलब प्लेन अलग लग रहा है और एक्सिस अलग है, हम लोग बस देख रहे हैं कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। हाँ, मतलब देखा जाए तो वो 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और 180 डिग्री भी बोल सकता है। ठीक है, मतलब प्लेन भी ऐसे ही जा रहा है और एक्सिस भी ऐसे ही जा रहा है, तो फिर आप वैसा बोल सकते हैं। हालांकि इसको एंगल से कंपैरिजन नहीं किया जाता, पैरेलल प्लेन से ही किया जाता है, मतलब एक दूसरे के अलोंग साइड बाय साइड चलते हैं ना, तो इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। ठीक, वो तो परपेंडिकुलर वाले डेफिनेशन में ही आ जाता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया। वैसे ही ये एक प्लेन जाएगा, तो ये वाला प्लेन भी क्या है? वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये दोनों ही प्लेन क्या है? क्योंकि ये दोनों ही प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये दोनों ही प्लेन क्या कहलाएंगे? वर्टिकल प्लेन कहलाएंगे। और वाटर मॉलिक्यूल में 2 वर्टिकल प्लेन आपको देखने को मिलेंगे, 2 वर्टिकल प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एक और लॉ है इसमें। एक लॉ ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस या फिर CN एक्सिस है और आपने देख लिया कि उस मॉलिक्यूल में एक भी सिग्मा भी है, एक भी सिग्मा भी है, तो उस मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ सिग्मा भी होता है। जैसा कि C2 के केस के लिए था, वैसे ही सिग्मा बी के लिए था। सर एक बार और। जैसे कि हाँ, ये जैसे मॉलिक्यूल में कोई भी सा मॉलिक्यूल है, अगर उसमें आपने देखा प्रिंसिपल एक्सिस CN है और उसी मॉलिक्यूल में आपने देखा कि एक सिग्मा बी भी लग रहा है, सिग्मा बी भी लग रहा है, तो आप ये मान करके चलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ सिग्मा बी लग रहे होंगे, भले उस मॉलिक्यूल में आपको दिखे या ना दिखे। जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में हमने डिस्कस कर लिया, एक प्लेन यहाँ पे दिख गया था, एक प्लेन यहाँ पे दिख गया था, कुछ मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे। तो अगर आपको उस मॉलिक्यूल में एक प्रिंसिपल एक्सिस मिलता है और एक भी सिग्मा बी मिलता है, तो आप उस मॉलिक्यूल में मान करके चलिएगा कि n नंबर ऑफ सिग्मा बी होगा। ठीक, समझ में आ गया क्या? जी जी सर। कभी कभी ना क्या होता है, हम इस वाले प्लेन को ना हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस जब बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ।
जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिग्मा वी, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा वी होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 सिग्मा वी, ठीक है, 1 सिग्मा वी, 1 वर्टिकल प्लेन और 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक भी नहीं होता इस मॉलिक्यूल में, और डाइहेड्रल प्लेन तो वैसे भी होता नहीं है, डाइहेड्रल प्लेन के बारे में बताऊंगा बाद में। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक भी नहीं होता, जो भी होता है वो 2 सिग्मा वी बस होता है इसमें, 2 सिग्मा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में एक भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं। क्लियर? देखिए अब ये वाटर मॉलिक्यूल का दिख रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल में ये वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, ये देखिए वाई एक्सिस दिख रहा है, और ये एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, ये ठीक, इस एक्स एक्सिस में, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग C2 एक्सिस लगेगा, और C2 एक्सिस के अलोंग फिर ये 2 प्लेन्स लगेंगे। देखिए एक पीछे की तरफ प्लेन लग रहा है ऐसे, और एक आगे की तरफ प्लेन लग रहा है, इस मॉलिक्यूल को पूरा बैक साइड। सर एक YZ प्लेन और एक ZX प्लेन ना? एग्जैक्टली एक YZ प्लेन लग रहा है और एक XZ प्लेन लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब इस तरीके से हम लोग प्लेन्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम लोग आगे चल करके प्लेन्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे कौन कौन सा प्लेन लग रहा है। एक इसको, ये वाला प्लेन कौन सा है, इसमें कौन कौन से एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और एक जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, सिग्मा वाई जेड, ऐसा करते हैं इसको। सिग्मा वाई जेड ऐसे भी लिखते हैं, इसके अलावा आपको ऐसे भी लिखने को मिलेगा, सिग्मा सबस्क्रिप्ट में वाई जेड लिख दिया, सिग्मा वाई जेड, और वो वाला क्या है, सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीजें अभी आने वाली हैं उस चीज को आप पहले से ही एनालाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा एस तो नहीं होगा, बताइए क्लियर है कि नहीं, सिग्मा एस तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन है ही नहीं इसमें, और डायरेक्ट प्लेन का तो बात ही नहीं बनता। हाँ बोलिए। परपेंडिकुलर प्लेन डाल देंगे तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में इक्विवेलेंट तो होगा ही नहीं ना। नहीं समझा मैं, कैसे बोले सर, अगर परपेंडिकुलर प्लेन डाल भी देंगे तो मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, वही चीज बता रहा था मैं, उसी चीज को बताया मैं। जैसे कि अगर इस मॉलिक्यूल में ऐसा करके प्लेन डालते भी हैं, तो इस प्लेन को डालने के बाद यहाँ पे ना 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए थे हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अगर होता तो ये वाला प्लेन लग सकता था, बट क्योंकि नहीं है तो ये वाला प्लेन नहीं लगेगा। और ये वाला प्लेन कैसा प्लेन होता, ये वाला प्लेन क्या हो जाता, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगते हैं तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ही चेंज हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोला, हाँ C4 बन जाता हो। फिर C4 वाले केस में डिस्कस करेंगे फिर कौन कौन सा प्लेन लग रहा है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल में आप देख लीजिए, अमोनिया मॉलिक्यूल में कौन कौन सा प्लेन लगता है, C2, ये हम लोगों को 3 सिग्मा वी देखने को मिलेगा। अब सिग्मा वी किस तरीके से देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का सामने का रिप्रेजेंटेशन है, और ऊपर से देखोगे अमोनिया मॉलिक्यूल को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप ये वाला प्लेन लगाते हैं ऐसे करके, तो ये दोनों मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब एटम्स रिफ्लेक्ट करेंगे। वैसे ये वाला प्लेन लगाते हैं तो ये दोनों एटम्स रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये वाला प्लेन लगेगा तो ये दोनों एटम्स रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वही बात हो गया, इस मॉलिक्यूल में आपने क्या देखा, एक तो C3 पहले ही देख चुके थे आपने, एक सिग्मा वी देख लिया, और ये सिग्मा वी अगर एक भी देख लिया है तो इसका मतलब 3 सिग्मा वी होगा इसमें, ठीक। इसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता, ना ही डायहेड्रल प्लेन होता है। डायहेड्रल प्लेन का केस बताऊंगा मैं आगे चल के। चले देखिए अब यहाँ पे इस वाले केस में BF3 मॉलिक्यूल में आप देखिए कि सबसे पहले कौन कौन से प्लेन लग रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, ये वाला था, है ना, ये वाला था, वाई एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस से क्या जा रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था ऐसे इस तरीके से। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लोग कंपैरिजन करें डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले तो देख लीजिए कि प्लेन्स कहां कहां पे लग रहे हैं। एक ऐसा प्लेन लग सकता है, वैसे ही एक ऐसा प्लेन लग सकता है, वैसे ही एक ऐसा प्लेन लग सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक ऐसा प्लेन लग सकता है जिसमें ये दोनों एटम रिफ्लेक्ट करेंगे, एक ऐसा प्लेन लग सकता है जिसमें ये वाला दोनों एटम रिफ्लेक्ट करेगा, और एक ऐसा प्लेन लग सकता है जिसमें ये दोनों एटम रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर है,
और बताइए एक और प्लेन लग सकता है इसमें, कौन सा वाला प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक ऐसा प्लेन लग सकता है जो कि हर एक एटम को क्रॉस करता होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप सही बोले, हालांकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होगा, बट एक ऐसा प्लेन है इसमें जिसमें हर एक एटम क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो इससे मैं एक कंक्लूजन बताने वाला था। कंक्लूजन ये है कि कोई भी सा मॉलिक्यूल जो कि प्लेनर शेप का हो, ठीक है, कोई भी सा मॉलिक्यूल जो कि प्लेनर शेप का हो, प्लेनर की शेप बोलने का मतलब ये, आप इसको ऐसा समझिए, कोई भी सा मॉलिक्यूल प्लेनर शेप का हो बोलने का मतलब ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल भी प्लेनर है, क्यों? क्योंकि देखिए एक प्लेन के अंदर में इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं रख सकता हूँ, इसके हर एक एटम्स उस प्लेन को टच कर सकते हैं, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड को ना, मतलब ये स्मार्ट बोर्ड को, इसका हर एक एटम टच कर सकता है। वैसे BF3 के मॉलिक्यूल का जो BF3 का मॉलिक्यूल को अगर मैं व्हाइट बोर्ड में रखता हूँ ऐसा करके, तो इसका हर एक एटम उसके बेस को टच कर रहा है। तो ये सभी प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। इन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर प्लेन किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्लेन जो कि हर एक एटम को क्रॉस करता हुआ जाए, उसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोला जाए। तो हर एक प्लेनर मॉलिक्यूल में आपको एक मॉलिक्यूलर प्लेन देखने को मिलेगा। तो वैसे ही BF3 भी मॉलिक्यूल भी ऐसा ही है, एक मॉलिक्यूल जिसमें आपको प्लेनर मॉलिक्यूलर प्लेन देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर प्लेन अलग होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, बट मॉलिक्यूलर प्लेन बोलने का मतलब अलग होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने का मतलब अलग होता है। ठीक है, सर मॉलिक्यूलर प्लेन किस बेसिस पर? हाँ मॉलिक्यूलर प्लेन मॉलिक्यूल उससे पास आउट होगा, और हाँ, हॉरिजॉन्टल में एग्जैक्टली। हॉरिजॉन्टल का केस किससे कंपैरिजन करेंगे हम लोग? एक्सिस से कंपैरिजन करेंगे उसका, कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। खैर हम लोग इसमें आते हैं, अरे यार, तो ये वाले मॉलिक्यूल में आते हैं, BF3 मॉलिक्यूल में। तो BF3 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि BF3 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ये एक ये वाला प्लेन लगने वाला है, एक ये वाला प्लेन, और एक ये वाला प्लेन, और एक ये वाला प्लेन। ठीक है, आप देखिए एक ये वाला प्लेन जो लगेगा, ये वाला जो प्लेन लगेगा इस मॉलिक्यूल में, BF3 मॉलिक्यूल में हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस था वो कौन सा है? ये वाला है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, एक ये वाला एक्सिस, एक ये वाला एक्सिस, और एक ये वाला एक्सिस। देखिए ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे था, इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लाया और ऐसे करके रख दिया। अब ऐसे करके रखा हूं तो एक प्लेन ऐसे लगेगा, एक प्लेन ऐसे लगेगा, और एक प्लेन ऐसे लगेगा। तो ये तीनों ही प्लेन क्या हैं? वर्टिकल प्लेन्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी वर्टिकल प्लेन क्यों हैं? वर्टिकल प्लेन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है? ये वाला ऐसा। हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मॉलिक्यूलर प्लेन है इसमें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में है। ठीक है, परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर में प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाला प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है। देखिए ये वाला ऊपर की तरफ गया और ये वाला प्लेन ऐसे करके आ रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना ना ऐसे। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर प्लेन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये तीन वर्टिकल प्लेन्स देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायहेड्रल प्लेन में ना यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि डायहेड्रल प्लेन इसको क्यों नहीं बोला जा रहा। डायहेड्रल प्लेन के डेफिनेशन के बेसिस पे क्या होता है? डायहेड्रल प्लेन भी वर्टिकल प्लेन होता है, बट वो क्या करता है ना, C2 एक्सिस, दो C2 एक्सिस है, जैसे कि ये वाला C2 एक्सिस और ये वाला C2 एक्सिस। दो डायहेड्रल प्लेन एक्चुअल में क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो कि दो C2 एक्सिस के बीच में जो बन रहे एंगल्स हैं उसको बाइसेक्ट करें। ठीक है, दो C2 एक्सिस के बीच में जो बन रहे एंगल्स हैं उसको बाइसेक्ट करें। जैसे कि देखिए ये वाला C2 एक्सिस है ना, एक ये वाला C2 एक्सिस है, ये वाला ऐसे, ये C2 एक्सिस है, और वैसे ही ये वाला C2 एक्सिस है। ठीक, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, देखिए, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ एक प्लेन जाता है ऐसे, तो इसमें वो वाला प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये डायहेड्रल एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा, ये जो वर्टिकल प्लेन्स है उसका नंबर 3 है। इवन और ऑड पे डिपेंड करता है वो, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे उसको इंक्लूड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये डायहेड्रल प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेगा और वो C2 एक्सिस के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है,
ये जैसे कि यहाँ पे बन रहा है एक एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ अगर कोई प्लेन देखने को मिल जाए ना हम लोगों को, तो ये वाला प्लेन डाइहेड्रल प्लेन कहलाता है। और ये डाइहेड्रल प्लेन भी वर्टिकल प्लेन ही होता है, मतलब पैरेलल ही होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। वर्टिकल प्लेन अलग है, डाइहेड्रल प्लेन अलग है। जब इवन नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, मतलब पैरेलल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आधा वर्टिकल प्लेन होता है और आधा डाइहेड्रल प्लेन होता है, ठीक है, मतलब वैसे वो डिवाइड कर देते हैं उसको। वैसे ही उसमें अगर इवन ऑड नंबर में होगा तो वो पूरे के पूरे वर्टिकल प्लेन्स में काउंट होते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक। फिलहाल के लिए वर्टिकल प्लेन इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है हम लोगों को। अ मॉलिक्यूल विद CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन आइदर हैव 0 सिग्मा v और कैन हैव n नंबर ऑफ सिग्मा v, ठीक है। A molecule with CN axis of symmetry can either have 0 sigma v या फिर n number of sigma v। ये सेम एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन है जहां पे C2 के लिए बात किए थे, परपेंडिकुलर C2 पे। और दूसरा चीज, a molecule can have either 0 sigma h और can have only 1 sigma। ये एक्चुअल में ये वाला पॉइंट गलत है, वो ऑक्टाहेड्रल वाले पॉइंट ग्रुप में ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर मत करिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट बस सही है। ये एक लॉ है। A molecule with CN axis of symmetry can either have 0 sigma v और can have n number of sigma v, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, C2 एक्सिस एंड इसमें C2 एक्सिस है और 2 सिग्मा v है। वैसे ही इसमें बताइए तो इसमें कौन सा एक्सिस है, हालांकि लिखा ही हुआ है C2 है सर। C2 है। अच्छा, इसमें वर्टिकल प्लेन है कि नहीं है बताइए। है सर। सिग्मा एच तो है, सिग्मा एच तो है, सिग्मा एच तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट सिग्मा वी है नहीं सर। सिग्मा वी इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें सिग्मा वी नहीं, समझ में आया। इसमें सिग्मा वी नहीं है। सिग्मा वी कैसे होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना मेरा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अलावा अगर मैं प्लेन डालता, या तो ऐसा प्लेन या तो ऐसा प्लेन, तब अगर ये वाला प्लेन लगता तो उस केस में सिग्मा वी हो सकता था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेन लगता है। सर इसमें इन्वर्जन सेंटर भी है। हाँ, इसमें इन्वर्जन सेंटर भी है, एग्जैक्टली ये वाला प्लेन बस आता है। और ये वाला प्लेन कैसा प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन, पूरे मॉलिक्यूल को काटते हुए जाता है, ठीक है। इसमें दो C2 एक्सिस है और एक सिग्मा एच, तो डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट को मिला करके पॉइंट ग्रुप बनाया जाता है, तो उसी के बेसिस है। अब देखिए आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है, इन्वर्जन सेंटर भी बोला जाता है, या फिर और भी नाम है इसके, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन सेंटर, ठीक। हाँ, तो इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन सेंटर भी बोला जाता है। The molecule has a center of symmetry when for any atoms in the molecule an identical atom exists diametrically opposite to this center and equal distance from it, ठीक है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सा एक मॉलिक्यूल रहेगा ना, उसमें एक ही इन्वर्जन सेंटर आपको देखने को मिलेगा, और वो इन्वर्जन सेंटर वो वाला सेंटर होता है जिस सेंटर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इक्वल डिस्टेंस पे सेम टाइप का एलिमेंट या फिर सेम टाइप का एटम देखने को मिलना चाहिए, या फिर सेम टाइप का लोन पेयर हो। लोन पेयर सेम टाइप का कैसे होगा, मतलब लोन पेयर होता है, एलिमेंट सेम टाइप का एलिमेंट हो, मतलब सेम टाइप का एटम देखने को मिले, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल अपोजिट डिस्टेंस पे सेम टाइप का एलिमेंट अगर आपको देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे कि इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसमें किसी एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, जैसे कि ये रेड बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड बॉल है, इस रेड बॉल को सेंटर ऑफ इन्वर्जन बोला गया है इस मॉलिक्यूल में। इस रेड बॉल के इक्वल डिस्टेंस पे एक ब्लू बॉल है ऊपर की तरफ, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, अगर ऊपर की तरफ है ये तो एग्जैक्टली ये नीचे की तरफ होना चाहिए, और इक्वल डिस्टेंस पे ही आपको ब्लू बॉल दिखना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से इस रेड बॉल के पीछे की तरफ ब्लू बॉल है, इक्वल डिस्टेंस पे आगे की तरफ भी आपको ब्लू बॉल दिखना चाहिए।
वैसे ही इस सेंटर के राइट साइड में आपको ब्लू बॉल दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में भी इक्वल डिस्टेंस पर ब्लू बॉल दिखना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूं। देखिए, अब अगर यहाँ पे रेड बॉल है, ठीक है, रेड बॉल है, इक्वल मतलब ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको ब्लू बॉल दिख रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस पे नीचे की तरफ आपको ब्लू बॉल दिखना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर आपको पीछे की तरफ एक ब्लैक बॉल दिख रहा है, तो सामने की तरफ अगर ब्लू बॉल दिखा इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये इन्वर्जन सेंटर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सामने की तरफ भी इक्वल डिस्टेंस पर ब्लैक बॉल होना चाहिए। ठीक है, ये वाला येलो कलर है एक्चुअली, येलो और थोड़ा सा रेडिश है। तो येलो और रेडिश कलर से ऊपर की तरफ गए तो रेड मिला, नीचे की तरफ गए तो इक्वल डिस्टेंस पे रेड मिला, पीछे की तरफ गए तो इक्वल डिस्टेंस पे ब्लैक मिला, आगे की तरफ आए तो इक्वल डिस्टेंस पे ब्लैक मिला, और लेफ्ट में गए तो ब्लू मिला, और यहाँ पे राइट में गए तो भी ब्लू मिला हम लोगों को। तो हम लोग तब भी इस केस में बोलेंगे कि इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। हालांकि एटम्स भले आगे पीछे ऊपर नीचे अलग अलग हैं, मतलब एक अपोजिट साइड में सेम होने चाहिए, और अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पर सेम एटम्स होने चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। हालांकि इन लोगों एटम्स भले डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बात, ये वाला पॉइंट। तो इसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, जैसे कि ये स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड इथेन का मॉलिक्यूल है। स्टैगर्ड इथेन के मॉलिक्यूल में आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टैगर्ड इथेन का मॉलिक्यूल। स्टैगर्ड इथेन समझते हैं ना कैसा होता है? चलिए देखते हैं कैसा होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टैगर्ड इथेन वगैरह कर पाएंगे। देखिए, ये स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड इथेन में एक्चुअल में डाइहेड्रल एंगल 0 ना होकर के 60 डिग्री का होता है। खैर, ये देखिए स्टैगर्ड इथेन में ये इथेन मॉलिक्यूल है, इस इथेन मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन होता है। स्टैगर्ड इथेन एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है और एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ये जो सभी जो रहते हैं वो सामने सामने रहते हैं, एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं। बट स्टैगर्ड में क्या हो जाता है, थोड़ा सा 60 डिग्री का एंगल का रोटेशन हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इसमें ना बीच में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पे कैसे देखिए, ऊपर की तरफ गए इक्वल डिस्टेंस पे आपको हाइड्रोजन मिला, देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ आइए, इक्वल डिस्टेंस पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इस इन्वर्जन सेंटर में आगे की तरफ इक्वल डिस्टेंस पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और इक्वल डिस्टेंस पे पीछे की तरफ हाइड्रोजन मिलेगा। वैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे की तरफ हाइड्रोजन मिल रहा है, वैसे ही पीछे की तरफ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इस इन्वर्जन सेंटर से राइट साइड में कार्बन मिला और लेफ्ट साइड में भी आपको कार्बन मिला। तो ये क्या है, एक इन्वर्जन सेंटर के लिए वैलिड है, सही है, इन्वर्जन सेंटर है। ठीक, ये क्या है, इन्वर्जन सेंटर है। ठीक, ये वाला क्या है, इन्वर्जन सेंटर। ये फर्स्ट वाला एटम से फर्स्ट वाले एटम के पास जाएंगे तो फोर्थ वाले एटम के पास भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा। थर्ड वाले एटम के पास जाएंगे, सॉरी ये, हाँ फर्स्ट वाला एटम है, कैसा है इसका, हाँ फर्स्ट वाला एटम है, तो वो फोर्थ वाले एटम के साथ वो में है, मतलब इसके अपोजिट साइड में लोकेटेड है। जो 2 वाला एटम है, 2 वाला हाइड्रोजन एटम है, वो 5 वाले हाइड्रोजन एटम के जस्ट अपोजिट में लोकेटेड है। वैसे 6 वाला हाइड्रोजन एटम 3 वाले हाइड्रोजन एटम के अपोजिटली लोकेटेड है। और अगर हम लोग इसको इस तरफ से देखते हैं तो आपको वैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टैगर्ड इथेन में मैंने दिखाया ऐसे, ये ठीक है, जस्ट अपोजिट से ये वाला, ये क्लियर। ठीक, वैसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में भी देख लीजिए, इस वाले मॉलिक्यूल में भी आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कार्बन से कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे, कार्बन से कार्बन, क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोरीन, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे। वैसे ही और भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी देखिए, इसमें भी इन्वर्जन सेंटर देखने को मिलेगा। सेंटर से आप इस तरफ जाइए, क्लोरीन मिलेगा, इधर भी क्लोरीन मिलेगा, इधर भी क्लोरीन मिलेगा, इधर भी क्लोरीन मिलेगा। ऊपर जाएंगे कार्बन मिलेगा, सेम डिस्टेंस पे कार्बन मिलेगा, ऐसा। बेंजीन में भी आपको इन्वर्जन सेंटर देखने को मिलता है।
स्वास्तिक टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें भी आपको अगर मॉलिक्यूल का शेप इस तरीके से है तब की बात है, ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप ऐसा है बनाया है तब की बात है। बाकी ये बस ऐसी प्रेजेंटेशन को बस अट्रैक्टिव बनाने के लिए डाल दिया। ये क्लोरीन इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्लोरीन यहाँ पे भी इन्वर्जन सेंटर होगा, और ब्रोमीन इस तरीके से इन्वर्जन सेंटर होगा ऐसे, ठीक है। वैसे कार्बन का लोकेशन इक्वल डिस्टेंस पे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्जन सेंटर किसको बोला जाता है, मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर होता क्या है। तो वैसे इस वाले मॉलिक्यूल में भी है, वैसे उस वाले मॉलिक्यूल में भी। आप इसमें भी देख सकते हैं SF6 मॉलिक्यूल में, SF6 मॉलिक्यूल में भी आपको इन्वर्जन सेंटर देखने को मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम्स लाई करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर ये येलो वाला बॉल है, मतलब सल्फर का एटम है, सल्फर के एटम के ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, तो सेम डिस्टेंस पे फ्लोरीन मिलेगा, सेम डिस्टेंस पे फ्लोरीन मिलेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड आगे पीछे में सेम डिस्टेंस पे फ्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्जन सेंटर, तो इस तरीके से इन्वर्जन सेंटर देखा जाता है मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ यस तक? जी सर। दो सर, इसको एलिमेंट ऑफ कल सिमेट्री पढ़ेंगे? और हाँ कल पढ़े क्या सर इसको? ठीक है, फिर कल स्टार्ट करते हैं। 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वैसे भी रह गए हैं बस, ठीक है, तो फिर कल स्टार्ट कर लेंगे, कल आगे कर, अच्छा कल नहीं, अपन कल तो टेस्ट है आप लोगों का, परसों से स्टार्ट करेंगे। कल सरफेस का टेस्ट रहेगा सर